आपने कितने लोगों को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया? कॉपी जो जजमेंट की होती है कन्विक्शन की, वो उसके हाथ में थी। जब उसको मैंने बताया और जब उसको जज हाथ में दी तो उस आदमी ने पहली मर्तबा गुफ्तगू मुझसे की और जजमेंट की कॉपी फाड़ी और मेरी तरफ फेंक दी। हमारे पास सिंध हाई कोर्ट में एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी कि एक सर्टेन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाद वो ओरिजिनल साइड के भी सिविल सूट्स हाई कोर्ट में चले जाते थे, तो अब वो ख़त्म कर दी गई। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? जब यही जज जो कराची में पोस्टिंग है, यही जब हैदराबाद चला जाता है तो वो उस वक्त चला सकता है, कराची में नहीं चला सकता। जज साहिबान को गुस्सा आता क्यों है? जज साहब के गुस्से की वजह शायद आप लोग है, बड़ी फर्म खुद ही उसको हाथ पैर जोड़ेंगे, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जो आज उन्हें 20,000 रुपये नहीं दे रहे, कल 1,20,000 रुपये देंगे। जज की तैयारी किस तरह से की जाए? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से लॉज हैं? उससे तो पहला सवाल पूछा एक क्रिमिनल का, तो मैंने तो कह दिया कि मुझे नहीं आता। दूसरा सिविल से पूछा, बहुत बुनियादी सा सवाल, जो मैं अभी कहता हूँ कितना बुनियादी सा सवाल था जो मुझे नहीं पता था। सिविल का पूछा तो मैंने उस पर भी कहा कि सर आई डू नॉट नो। तो फिर एक मेंबर साहब ने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग? मैंने कहा सर आई नो मैनी थिंग्स। सो एज अ लॉ स्टूडेंट, जब भी आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो एक आपके सामने क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट? ग्रेजुएट हो गए, अब क्या करना है? प्रोफेशन में इन कैसे होना है? किसको ज्वाइन करना है? किसके साथ इंटर्नशिप करनी है? किसके साथ पिपलेज करनी है? किसके साथ प्रैक्टिस करें? प्रोफेशन में आगे कैसे बढ़ें? अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है और ये पॉडकास्ट भी आप ही के लिए ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप सेकंड जनरेशन लॉयर हैं तब भी ये पॉडकास्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, ये सवाल आपके लिए फिर भी रहता है, दो आपके पास कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के पास कुछ गाइडेंस नहीं होती और उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन टू गेट इनटू इट। सो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं जनाब शाहिद शफीक साहब, जो कि फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं, उसके अलावा सिंध जुडिशल एकेडमी के फॉर्मर हेड रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ इंसाइट्स शेयर की कि आप प्रोफेशन में ग्रो कैसे कर सकते हैं, यंग जनरेशन के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, और उनके जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनकी बेस पे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये सब आज उन्होंने हमसे शेयर किया आप लोगों के लिए। सो यू कैन नॉट मिस इट, वॉच एंड लर्न। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया, क्योंकि वी नो कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब मैंने ये पॉडकास्ट पूरा इसका सिलसिला स्टार्ट किया था तो आप उन चंद एक शुरू में मैंने एक लिस्ट बनाई थी, आप भी उनमें से शामिल थे उस लिस्ट में। द रीज़न इज़ कि आपसे मैंने पढ़ा भी है एंड आई रियली लाइक योर स्टाइल कि आप पढ़ाते किस तरह हैं। सो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप जज रहे हैं, हाउ इज़ लाइफ एज अ जज? जज की लाइफ सिंपल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, इधर उधर देखेगा, दोस्तों को देखेगा, मुश्किल में आ जाएगा, रिश्तेदारों को देखेगा, मुश्किल में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जब जज बना तो मैं एक बहुत ज़्यादा सी लग्जरी सी लाइफ गुजार रहा था, बड़ी सी गाड़ी थी। 6 महीने के अंदर मैंने अपने आप को रीट्यून कर लिया और मैंने समझ लिया कि अब मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। वो टाइम था जब मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा थे, मैं उस हिसाब से अपने आप को रखता था। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा वो कर लिया। मुकाबले में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुकाबला करना है तो फैसला लिखवा दें वक्त पर, जल्दी लिखवा दें, समझ लें अच्छी तरीके से लोगों को। तो ये मुकाबला तो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी ज़िंदगी के दूसरे मराहिल में उसके पास क्या, मेरे पास क्या, उसका मुकाबले को माइनस लाइफ से कर दिया जाए, पर्टिकुलरली जज के लिए तो बहुत बेहतर होगा। तो मैंने सुना सर कि कुछ कुछ लोग जो एक्स जजेस हैं, कुछ ने कहा, सब ने नहीं, कि जो जज होता है उसके लिए वही गाड़ी, वही जो रहन सहन जो जज को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वही अलाउड होता है, उसके अलावा अपनी पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करना अलाउड नहीं होता। इसमें कितनी एक सदाकत है? नहीं, पर्सनल गाड़ी को इस्तेमाल करना तो मना नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास जब मैंने जुडिशरी ज्वाइन की तो मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी, तो वो मेरी टोयोटा करोला गाड़ी बहुत अरसे तक रही। और उस वक्त जब मैं एडिशनल सेशन जज बना और मुझे सरकार की तरफ से जब गाड़ी मिल गई तो मैंने उस गाड़ी को बेच दी और उससे कुछ और प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी। तो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब मैं नौकरी में आया तो मुझे डिक्लेयर करना था मेरे पास क्या एसेट्स है। तो मैंने उसमें डिक्लेयर किया था कि आई डू हैव अ व्हीकल। यानी एक शफाफियत होनी चाहिए कि हाँ, आपको गवर्नमेंट को पता है कि आपके पास क्या है। क्या है। तो सर एक शिफ्ट आता है, यानी आप उससे पहले जज बनने से पहले वकालत कर रहे होते हैं या आप स्टूडेंट भी होते हैं, अब तो हर 2 साल की रिक्वायरमेंट भी आ गई है।
आप 2 साल में अपने प्रोफेशनल करियर में भी आगे चल रहे होते हैं, आपके लॉयर्स के साथ भी ताल्लुकात रिलेशंस होते हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस, एंड अचानक से एक शिफ्ट आता है कि आप जज बन जाते हैं एंड बाहर से बेंच पे आ जाते हैं। तो वो शिफ्ट कैसा होता है, वो कितना मुश्किल होता है उस शिफ्ट को, अपने रिलेशंस को, उनको किस तरह से मेंटेन आप कर सकते हैं एज अ जज, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। ये बहुत आसान भी है, और जब हाई कोर्ट हमें अपॉइंट करती है तो इस बात का दरअसल वो हमारा गार्जियन की हैसियत से वो टेक केयर करती है, और यही वजह है कि वो मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक़ क्योंकि कराची से था, मैं कराची में मैंने प्रैक्टिस की थी, तो यहाँ मेरे दोस्त अहबाब भी थे और सीनियर्स भी को भी मैं अपने, क्योंकि मेरे वालिद वकील थे तो मैं सीनियर्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। तो हाई कोर्ट ने मुझे कराची में नहीं पोस्टिंग दी। मेरी कंफर्ट ज़ोन यही था कि मैं यहाँ ना हूँ। मैं जब दूसरी जगह पे चला गया तो वहाँ पे मेरे साथ इस किस्म के मसाइल नहीं थे और फिर मैं ज़रा कंफर्टेबल था। अच्छा, ये चीज़ लेकिन एक बात, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ तो लोगों के साथ बदतमीज़ी करूँ, बड़े की तमीज़ ना करूँ, हैं? मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मैं अब नया-नया मजिस्ट्रेट बना हूँ और एंड आई हैव ओनली 2 ईयर्स और 1 ईयर एक्सपीरियंस, और जबकि मेरे सामने जो एडवोकेट्स हैं, उसके पास 10 साल का, 20 साल का तजुर्बा है, उसकी उम्र है, उसकी नॉलेज है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसे अच्छे से बात करनी है, उसको सुनना है। वो मुझे सिखाता है कि क्या कौन-सा कानून, कौन-सा केस लॉ एप्लीकेबल होगा, तो लोगों को अहमियत देना, हम ज़िंदगी अपनी आप जुडिशल लाइफ जो हमारी है उसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, दूसरे को अहमियत दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, उनको सुन लें। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया कि पोस्टिंग्स दूसरी जगह पे मिलती हैं, तो क्या ये कोई पॉलिसी है सर्टेन कि आप जिस स्टेशन पे हैं आपको वहाँ पे पोस्ट ना किया जाए, उसके बजाय दूसरी जगह पे आपको पोस्ट किया जाए? नॉर्मली होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग नहीं दी जाती, नॉर्मली होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाती। लेकिन जैसे कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरा डोमिसाइल था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर पोस्टिंग दे देते, लेकिन मैं शायद फिर भी कंफर्टेबल इतना नहीं होता। दोस्त आ रहे होते, सीनियर्स आ रहे होते जिनके साथ में बैठ के थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में बैठ के चाय पी रहा होता था, अब वो मेरे सामने आए और एक पोजीशन हमारी चेंज होती है, कभी मैं उनको डिसअलाउ उनकी एप्लीकेशन कर दूं तो थोड़ी सी नाराज़गी का सबब बन सकता है। तो इसमें हाई कोर्ट की बहुत अच्छी वाज़िया पॉलिसी है कि शुरू के दिनों में बच्चों को बाहर भेज दें ताकि वो लर्निंग भी अच्छी कर लें और ज़रा अच्छे से, कंपैरेटिवली केसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कराची, तो वो थोड़ा-थोड़ा बर्डन उनके ऊपर डाला जाए। सर, मेरे एक ज़हन में हमेशा से क्वेश्चन आता है एंड मैं आज तक किसी से राइट पर्सन से नहीं पूछ पाया। मैंने काफ़ी लोगों से, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मेरी एक पॉडकास्ट हुई थी, उनसे भी मैंने पूछा था, बट आई थिंक कि यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन जिससे वो सवाल पूछा जाए। आपने कितने लोगों को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की है, बिकॉज यू वर अ सेशन जज? हाँ, अच्छा, कभी-कभी हमारी कुछ बायसनेसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जवान से बच्चा जिसने अभी प्रैक्टिस की है, उसको मैं इनकरेज करता हूँ। पता नहीं शायद ये मेरी बायसनेस हो, है कि मैं बच्चों को रिलीफ दे देता हूँ, बड़े को ज़रा टफ टाइम देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब से जज बना, और मेरा ज़ाती सा ख़्याल ये था कि सज़ाए मौत, किसी की जान लेना, ये ज़रा सा एक दुश्वार मरहला है जज के लिए भी, और गो के पनिशमेंट है, क्योंकि वो हायर साइड पे डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। तो मैं इस समझता था कि ये अल्लाह मियाँ का काम है। मुझे ऐसा लगता था कि इसे अल्लाह मियाँ के हाथ में छोड़ दिया जाए कि किसकी कब जान लेनी है, मैं उसका डिसीजन ना करूँ। मैंने बहुत ही अवॉइड किया है कि मैं डेथ सेंटेंस अनाउंस करूं, हालांकि मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज रह चुका हूं और मैंने लाइफ इम्प्रिजमेंट कई मरतबा दी है, लेकिन मैं फिर भी बहरहाल शायद मुझे नहीं याद पड़ता 2 या 3 के अलावा मैंने कहीं पर डेथ पेनल्टी कोई दी हो। ये इस पे जज टू जज भी बड़ा डिपेंड करता है, वेरी बहुत करता है। सारे समटाइम्स जजेस दे रहे होते हैं, दे काफ़ी रहे सारे। होते हैं, बिल्कुल दे रहे होते हैं। वो दरअसल वो हालात भी है ना कि किस तरीके से क्राइम का होना इशू नहीं है, क्राइम किस तरीके से हुआ, सोसाइटी का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सिवियरिटी उससे जो हम देते हैं, सेंटेंस करते हैं, उसका ताल्लुक दरअसल उससे होता है। मेरे पास सीरियस नेचर के भी केसेस थे, ज़ाहिर एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज की हैसियत से तो ज़रा सेंसिटिव केसेस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा सज़ाएँ भी दी, लेकिन बहरहाल कंपैरेटिवली मैं डेथ पेनल्टी को थोड़ा अवॉइड करता था। एंड एट द एंड अगर डेथ पेनल्टी भी देखी जाए तो पाकिस्तान में कहाँ अब एग्जीक्यूट होती है, वी डोंट नो कि लास्ट टाइम कब हुई थी। तो ये भी आई थिंक एक फैक्टर है, जजेस को रखना भी चाहिए। सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल जो पब्लिक में ये चीज़ बहुत आम पाई जाती है
कि जब डेथ सेंटेंस दी जाती है तो वो कलम तोड़ दिया जाता है, तो क्या वाकई में ऐसा किया जाता है या जस्ट सोशल अच्छा, मीडिया की चीज़ नहीं, है? ये थोड़ा-सा कलम तोड़ने वाला सिलसिला तो नहीं होता है। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर है, मैंने तो जब लाइफ़ इम्प्रिज़मेंट भी मैंने जब अनाउंस की हैं, तो जैसे मैं अनाउंस करने के बाद मुझे अंदर एक बेचैनी, एक परेशानी और कि खुदा न ख़ास्ता मुझसे कोई गलत फ़ैसला तो नहीं हो गया, डर अंदर से एक लगा रहता है। तो वो एक लंबी सी साँस ज़रूर ले सकता है आदमी, एक जज, कि मैंने ये फ़ैसला कर दिया है। बहरहाल वो तोड़ने वाला एक वो नहीं, वैसा तो नहीं है कि तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर फ़ील करें तो सो आई एम गोइंग टू ब्रेक समथिंग। यानी हाथ हाँ, आपके थोड़ा-सा तो शिवर करते हैं, कुछ होता ऑब्वियसली है, आप कुछ एक होता है। इंसान को फॉर लाइफ टाइम हाँ, जेल भेज कुछ रहे हैं। होता है। कोई ऐसा केस जो आप रिमेम्बरेबल केस हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करना चाहें इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अ, एक जिसमें मुझ आपको मुश्किल भी हुआ हो बट वो सज़ा भी देनी हो? हाँ, एक केस, मैं उस वक़्त एडिशनल सेशन जज था और उस वक़्त मर्डर केस चला। जो आदमी था उसने 2 लोगों को मर्डर किया था, अपनी एक्स वाइफ़ को और उसके हस्बैंड को मर्डर किया था। और जो एविडेंस थी वो सारी उसके ख़िलाफ़ थी और आई विटनेसेस बहुत सारे थे, मोहल्ले के विटनेसेस थे, तो एविडेंस अच्छी ख़ासी थी। लेकिन जब उस आदमी को मैं देखता था तो उसकी एक उम्र कोई अराउंड 40-50 साल के आस-पास होगी। सफ़ेद दाढ़ी थी, साफ़-सुथरा आदमी, बहुत ही रिलीजियस सा आदमी और बहुत ही सॉफ्ट सा आदमी है। और पूरे ट्रायल में वो कुछ बोला तो नहीं क्योंकि वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जिस दिन फैसले का वक़्त आया तो मुझे उसकी शख्सियत देखता था और फिर ये एविडेंस देखता था तो कुछ मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं था। मैंने कंप्लेनेंट को बुलाया और कहा कि तुम अपना वज़ू करो, अपने चैम्बर में बुलाया और उसको उस वक़्त मैंने, पता नहीं वो मैंने सही किया गलत किया, लेकिन मैंने कहा कुरान शरीफ पे हाथ रखो कि वाक़ई जो तुमने अब तक गवाही दी है वो सही थी और इसने ही मर्डर किया है। उसने कुरान शरीफ पे हाथ रखा और कहा बिल्कुल ऐसा ही। मैं फिर उठ के गया और जजमेंट सुनाया और कॉपी जो जजमेंट की होती है कन्विक्शन की वो उसके हाथ में थी। जब उसको मैंने बताया और जब उसको जज हाथ में दी तो उस आदमी ने पहली मर्तबा गुफ्तगू मुझसे की और जजमेंट की कॉपी फाड़ी और मेरी तरफ फेंक दी। और वो लम्हा था कि मैं तो बहुत ही परेशान हो गया कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई असेसमेंट में, हैं? और कहीं गलत आदमियों ने गलत गवाही तो नहीं दे दी गवाहों ने, तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया। और ये परेशानी कोई 3 माह तक रही वो तो चला गया, फिर उसके बाद 3 माह तक रही। फिर मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेरा काम है कि मैं जेल में जाऊँ विज़िट करूँ, तो मैंने जाके विज़िट किया। विज़िट करने पे मैंने देखा कि वही आदमी बैठा हुआ था। उसने खड़े हुआ और एक दरख़्वास्त मुझे दी। तो हम वो जेल विज़िट के दौरान जब उसने मुझे दरख़्वास्त दी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया तुम्हें किसने सज़ा दी और क्या कितनी सज़ा है? तो उसने कहा आपने सज़ा दी है मुझे। तो अब मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ। फिर मुझे रोक के मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस दरख़्वास्त को मैं देख लूँगा। तो फिर वो कहता नहीं मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने जो किया, उन दोनों को मारा, अगर कोई आपकी बीवी के साथ ऐसा करता, तो क्या होता? आप ऐसा नहीं करते। तो उस लम्हे जब उसने मुझसे ये कहा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाक़ई मेरा फ़ैसला कम से कम गलत नहीं था, इस आदमी ने ये कसूर किया है। तो थोड़ा-सा परेशानी होती है सज़ा कई सुनाए, लोगों के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये मैं पूछने वाला था कि जब आप सज़ा, ख़ासकर सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप अनाउंस करते हैं, तो क्या तासुरात होते हैं जो अक्यूज़्ड पर्सन होता है जिसे आप कन्विक्ट कर रहे होते हैं, क्या तासुरात होते हैं उसके? यकीनन जिसने कसूर किया वह भी होता है ना। एक तरफ तो शर्मिंदगी है, एक दूसरी तरफ डर खौफ है, तीसरी तरफ वो पछतावा भी उसको होता है और कभी-कभी वो गुस्से का एलिमेंट भी होता है। तो वो जो जिस मुल्ज़िम की मैं बात कर रहा हूँ उसको ये था कि मैंने किया तो है लेकिन मैंने तो सही किया। वो कहता था मैं बिल्कुल ठीक था क्योंकि मेरे जो हालात और जो मेरी बीवी के साथ उसने किया कि उसे शादी कर ली उसे बरकरार कर और फिर वो मुझसे अलहदगी की वजह बनी, तो वो जस्टिफ़ाई था अपने काम पे। तो मुझे ये है कि ऐसे लोगों को थोड़े से इमोशनली वो देखते हैं कि मैंने अपना गलत किया ही नहीं, जबकि कानून के मुताबिक और कानून फ़ितरत के मुताबिक भी वो काम गलत था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिलेशन ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। वो नहीं रहना चाहती, ख़त्म हो गई बात। एग्जैक्टली। इस टॉपिक पे मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे, बस यही है मेरा इस टॉपिक पे कि
जब आप सज़ा दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली जज भी इंसान है एंड लोअर कोर्ट्स की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें सिक्योरिटी की सिचुएशंस हमारे सामने ही हैं। तो क्या कोई माइंड में आपके भी होता था कभी कि परहैप्स कोई अटैक कर ले, कोई हंगामा हो जाए या इस तरह की कोई चीज़? ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए हमें बहरहाल एक गनमैन हमारे पास होता है, वो इन कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, थोड़ी चीज़ों को टेक केयर कर रहा होता है, कौन दाखिल हो रहा है, कोई असला लेके तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें की जाती है। बहरहाल वो खौफ का एलिमेंट किसी हद तक होता है, और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज की हैसियत तो हमें ज़्यादा ही काफ़ी होता है, ऑब्वियसली यू आर ज़्यादा, डीलिंग बहुत विद ज़्यादा होता है, टेररिस्ट्स। क्योंकि वो थोड़े से प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं, और अक्सर ने कुछ ना कुछ किया हुआ होता है। वहाँ पे थोड़ा-सा एलिमेंट ये ज़्यादा होता है, लेकिन उस वक़्त गवर्नमेंट ज़्यादा ताउन करती है। हमारे साथ एक मुसलसल एक पुलिस वैन और ज़्यादा स्टाफ होता है जो हमारी टेक केयर करता है। सर, आपने अपनी जर्नी टू बिकम अ जज कैसे स्टार्ट की? आपने लिटिगेशन शुरू में की या डायरेक्टली आपने हमेशा से जज ही बनना था? मैंने तो तय किया हुआ था कि मुझे जज ही बनना है, और लेकिन मुझे 2 साल, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस वक़्त भी ये शर्त थी कि 2 साल आप प्रैक्टिस करें। तो 2 साल मेरी प्रैक्टिस रही, क्योंकि मेरे वालिद एडवोकेट थे, लेबर प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने 2 साल उनके साथ प्रैक्टिस की। लेकिन वो प्रैक्टिस थोड़ी-सी एक्टिव प्रैक्टिस नहीं थी, वो लेबर साइड की थी, सिविल और क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस नहीं थी, तो थोड़ा-सा एक लिमिटेड सा स्कोप था। लेकिन बहरहाल जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो मैंने वो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और उसकी बाकायदा तैयारी की, और अपने से जो मेरे वालिद के जो दोस्तों में से सीनियर हुआ करते थे, मैं उनके साथ कहीं-कहीं घंटे बैठा करता था और उनसे पूछा करता था, फिर वो मुझे गाइड किया करते थे। तो थोड़ी-सी वो शायद मैं पहले अटेम्प्ट में इसलिए पास कर गया कि मुझे थोड़ी-सी गाइडेंस थी। थोड़ा-सा सीनियर्स ने बताया, ऐसे पढ़ो, इन चीज़ों को पढ़ो, यानी इस तरह इनसाइट्स के। थे आपके मेरे पास। पास थोड़े से इनसाइट थे गाइडेंस इज़ फॉर्चुनेट। वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। बिकॉज़ आजकल जो चीज़ लैग करती है कि आपके अंदर काबिलियत भी होती है, सारी चीज़ होती है, बट आपको पाथ नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं मिलती। हुँ। तो बस फॉर्चुनेट था कि सीनियर्स फ़ादर के जो दोस्त थे उनका बड़ा ताउन था, और उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम सिविल में, क्रिमिनल में, सब में गाइड किया, किस किस्म की चीज़ों को पढ़ो, कौन से सेक्शंस पढ़ो, किस किस्म के सवाल आते हैं, सवाल लिखते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखना है, इंटरव्यू को कैसे देना होता है, सारी वो गाइडेंस मुझे वहाँ से मिलती थी। सर, अभी रिसेंटली जैसे कि आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ, और हमारे पास सिंध हाई कोर्ट में एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी हाँ। कि एक सर्टन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बाद वो ओरिजिनल साइड के भी सिविल सूट्स हाई कोर्ट में चले जाते थे। तो अब वो ख़त्म कर दी गई और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको अल्टीमेट सीनियर सिविल जज को जुरिस्डिक्शन दे दी गई है। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए, या क्या हमारी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इतनी कैपेबल हैं कि वो सारी लिटिगेशन को, कमर्शियल लिटिगेशन को ख़ास करके डील कर सकें? देखिए, कराची के अलावा तमाम जगहों पे, तमाम हर जुरिस्डिक्शन में, कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनल लिटिगेशन जो है वो सिविल कोर्ट के पास है। तो जब यही जज जो कराची में पोस्टिंग है, यही जब हैदराबाद चला जाता है तो वो उस वक़्त चला सकता है, कराची में नहीं चला सकता। तो कैपेसिटी की बात नहीं है, कैपेसिटी हमारे जज को पता है। हमारे जज के पास एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीकाकार उसको आता है। वो एविडेंस को एनालाइज़ करना जानता है। तो वो छोटा केस हो या बड़ा केस हो, तो वो पैसों से तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ट्रांज़ैक्शन कितनी लीगल बड़ी है, प्रिंसिपल्स तो सेम है। प्रिंसिपल तो सेम है। तो हमारे जज के पास कैपेसिटी है, ऐसी बात नहीं है। जुडिशियल अकेडमी मौजूद है, वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन अब एक इश्यू है कि अब इतने सारे केस जा रहे हैं, और कराची की वो चंद अदालतें हैं, उनके पास ऑलरेडी 500-600 केसेस पेंडिंग है। हमने उस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि अब उसके पास मज़ीद एक जज के पास पहले ही से 500 केसेस हैं और 300 और चले जाएँगे तो उसको खूब कैसे कर सकेगा। और जब मेरे पास नया केस दाखिल होता है बहैसियत सिविल जज या सीनियर सिविल जज, तो मैं शुरू से उसको लेके चल रहा होता हूँ, तो मुझे उसके फैक्ट्स का पता होता है, मुझे आसान हो जाता है जजमेंट लिखवाना। एविडेंस मेरे सामने रिकॉर्ड हुई भी होती है। यहाँ थोड़ा-सा इश्यू ज़रूर आएगा कि वर्कलोड प्लस उस क्वांटम ऑफ एविडेंस को जो अभी तक मौजूद है, वो उसने रिकॉर्ड नहीं की, किसी और ने रिकॉर्ड की हुई है, तो उसको जज साहब को पूरी फाइल पढ़नी पड़ेगी। और अगर एक नॉर्मल केस एक जज साहब 1 साल में ख़त्म करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 साल लग जाएंगे उनको फाइल पढ़ने, समझने और चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। शायद कुछ और मैनेजमेंट की ज़रूरत है पॉलिसी लेवल के ऊपर, कि एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक नॉर्मली कोर्ट्स खुद रिकॉर्ड करती हैं, हाई कोर्ट के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग कमीशन होता है। अब वो कमीशन भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं रहे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो एविडेंस भी वही रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो वो कैसे इस काम को कूप करेंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा सर, आप हेड भी रहे हैं सिंध जुडिशल एकेडमी का, वो सफ़र कैसा रहा आपको?
आपकी ये खुद विलफुल चॉइस थी कि आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाए या आपको ज़िम्मेदारी दी गई, और वो एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या थी वहाँ पे? मैं जब अपने जुडिशरी में 1993 में आया, और उससे 10 साल पहले से मैं पढ़ा रहा था, और मैं एलएलबी के बच्चों को भी पढ़ाता था, और उन बच्चों में से भी बहुत सारे जज बने हुए हैं। तो और फिर जब मैं जज बन ही गया, तो फिर कोई अराउंड 10-15-20 साल तक मैंने अपना नॉर्मल कोर्स में रहा। 2004 से मैं सिंध जुडिशियल एकेडमी में इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के अंदर का हिस्सा रहा, कि वहाँ पे पढ़ाया कैसा जाए, क्या चीज़ पढ़ाई जाए, किन लोगों के किस ह्यूमन रिसोर्स को ऐड किया जाए। तो वो मेरा पढ़ाना क्योंकि शौक़ था, तो मैंने कोई विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे मैं कोई गुज़िश्ता 2008 से मैं वहाँ पे था। फिर 2008 से लेकर 2016 तक मैं विज़िटिंग फैकल्टी की हैसियत से जाता था। उधर मैं अपनी कोर्ट भी करता था, जज भी था। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने टीओटीज़ की हुई थी, पढ़ाने का मुझे शौक़ था, तो मुझे टाइम टू टाइम कहा जाता था कि एकेडमी में जाओ, तुम्हारी वहाँ अफ़ादियत ज़्यादा है। तो फिर 2016 के अंदर मैंने ऑप्ट किया, और वो मेरी खुशी थी, मेरी मर्ज़ी थी, और मुझे पसंद था, और हाँ मैं सर, पढ़ाना बिल्कुल। आपका पसंद जो करता हूँ। जिस पैशनेटली, जो ज़ाहिर है इदारे तो बहुत है पाकिस्तान में, बट उनके हेड्स जिस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हो खुद से, ये थोड़ा सा हमें कम ही देखने को मिलता है। बट वी हैव सीन, हमने बार वोकेशनल कोर्स में आपसे मैंने खुद पढ़ा भी है, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो सर, सिंध जुडिशल एकेडमी का बेसिक पर्पस क्या था? क्या शुरू से ही सिर्फ जजेस के लिए ये थी, या लॉयर्स की ट्रेनिंग्स का भी इसमें कोई सिलसिला था? हम बार वोकेशनल में भी हमने देखा कि अब बार वोकेशनल कोर्स आ गया है। क्या ये बार वोकेशनल पहले भी एग्जिस्ट करता था, या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम? बार वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस होता है 2018 के जजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट में एक 2018 के अंदर एक जजमेंट होता है, और कहा जाता है कि हर जुडिशियल एकेडमी जो है बार वोकेशनल कोर्स पहले करवाएगी 15 डेज़ का, 2 वीक्स का, और फिर उसके बाद लोगों को वो एलिजिबल होंगे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो हमने अराउंड कोई 2019 में या 20 में, 19 या 20 के अंदर हमने शुरू कर दिया था बार वोकेशनल प्रोग्राम, और उस वक्त हमारे साथ होते थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, और उनकी रहनुमाई में बहुत एक्टिव बहुत ही प्रोएक्टिव, मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर जनरल थे, जो हमें कहते थे कि काम करो, और मैं भी काम करूँगा, तुम भी काम करो, और ज़्यादा काम करें। तो उनकी मौजूदगी में एकेडमी में बहुत अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को रन किया, और उन्होंने बार वोकेशनल प्रोग्राम की प्लानिंग को भी हमारी मदद की, और उस वक्त से बस ये बार का सिलसिला चल रहा है। इससे पहले बार का नहीं था। हाँ, सिंध जुडिशियल एकेडमी में ज़्यादातर जजेस की ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो जब 2016 में जब मैं आया, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे स्टेक होल्डर्स, जो जस्टिस सेक्टर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे प्रोसिक्यूटर्स हो गए, इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, बार मेंबर्स हो गए, उनको भी हमने ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया। और फिर जब रिसेंटली मैंने सुना था आप एडीआर वगैरह पे, या एडीआर की ट्रेनिंग्स भी हमने करवाई, और इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर एक एडीआर सेंटर मौजूद है, वहाँ पे भी हमारे ही ट्रेन किए हुए जजेस वहाँ पे एडीआर कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोगों को हमने एडीआर्स, वकीलों को भी, प्रोफेशनल्स को भी, और जजेस को भी एडीआर की तरबियत दी। ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि मुझे एक मरतबा अपॉर्चुनिटी मिली बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाने की, और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस को एडीआर की ट्रेनिंग देने की। तो मैं और मेरे साथ दूसरी टीम मेंबर्स थे, हमने जाके उनकी ट्रेनिंग की एडीआर के ऊपर भी। मैंने एज पर्सनली मैंने ये चीज़ नोट की है कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो मीडिएशन की तरफ, आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा है पिछले अरसे में। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? आप लिटिगेशन से मीडिएशन की तरफ या आर्बिट्रेशन की तरफ क्यों शिफ्ट देखना चाहते हैं? मैं शिफ्ट ये है कि मैं जब दूसरे ममालिक को का कंपैरिजन करता हूँ अपने लीगल सिस्टम से, तो हम थोड़ा सा अभी हमारा लीगल सिस्टम में कोई थोड़ी सी कमी बेशी कह लीजिए, या इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। अब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए अगर जज साहब एक केस को 1 साल या 2 साल के अंदर ख़त्म करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस मे बी रेफर टू अ मीडिएटर। मीडिएटर मे डिस्पोज ऑफ दिस मैटर, दैट मैटर इन अ मंथ और 2।
और जब मीडिएटर के पास से जब केस डिसीजन होगा तो फिर उसकी अपील भी नहीं होगी, जबकि जज जब उसको 2 साल में करेगा तो एक और कोर्ट में जाएगी एक अपील, फिर इसके बाद एक और कोर्ट में अपील जाएगी, तो पेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, तो हम में भी जाए और फिर कहीं 20 साल और 30 साल लग जाएंगे। तो इन 30 साल को 2 महीने में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही वजह थी कि 2018 के अंदर एक कमेटी बनी, उसके अंदर ADR का जो सेक्शन 89A है उसको रिविज़िट किया गया, उसको उसमें मैं भी मेंबर था और दूसरे मेंबर भी थे। तो हमने फिर लॉ को अमेंड किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसको में प्लेस किया गया और फिर वो अमेंडमेंट हो गई और अप्रूव हो गई, और अब उसी के तहत थोड़ी सी कार्रवाई होती है। बल्कि उसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले, 1 साल पहले, मैंने एक मेडिएशन एक्ट भी बनाया है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेजा है। होपफुली कि अगर वो एक्ट भी आ जाए, ताकि तमाम प्रोविंसेस में ADR एक्ट बन गया है, तो उसी लाइन के अंदर हमने भी सजेस्ट किया है। तो देखें गवर्नमेंट उसे किस तरह लेती है। सर ADR में भी अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पे रुझान कम है, एंड अगर हम एक्सपर्ट लॉयर्स की भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि ADR जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता बल्कि टाइम को मज़ीद बढ़ाता है। अगर लिटिगेशन में 10 साल लग रहे हैं और 3 साल आर्बिट्रेशन में, उससे पहले हम जाके फिर भी अगेन हम लिटिगेशन में जाते हैं, ये हमारा एक रुझान है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्यों अवॉइड किया जाता है, और क्या ये सच है कि ये टाइम में एक ऐड ऑन ही है? देखें, जहाँ ADR की बात करते हैं ना, जी। तो ADR के अंदर एक है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का एक पार्ट है आर्बिट्रेशन, दूसरा है मेडिएशन। और मैं ज़्यादा एम्फिसाइज करता हूँ मेडिएशन की तरफ। आर्बिट्रेशन इट इज़ वेरी क्लोज टू द जुडिशल सिस्टम। वो जो हमारी क्योंकि उसमें भी केस चलेगा, एविडेंस आएगी, पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और फिर एक आर्बिट्रेटर है वो अपना एक डिसीजन देगा। उस आर्बिट्रेटर के डिसीजन से कोई एक पार्टी फिर नाराज़ हो रही है, फिर आर्बिट्रेशन के हवाले से फिर लिटिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर आगे और चलना शुरू हो जाती है कि अवार्ड सही नहीं है, हमें सही नहीं सुना गया, और बेशुमार मसाइल हैं। मैं जो ज़्यादा एम्फिसाइज़ कर रहा हूँ कि वो मेडिएशन की तरफ चले जाए। मेडिएशन में फ़रीक़ैन, मेडिएटर, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे केसेस में मेडिएशन की है। मेडिएशन जब मेडिएशन करता था, या मेरे साथ दूसरे कोलीग्स जो हैं वो जब मेडिएशन करते थे, तो हमारी अटेम्प्ट होती थी कि मैं ना कुछ सजेस्ट करूं, मैं सिर्फ लोगों जो मेरे सामने फ़रीक़ैन हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और जानने की कोशिश करूं कि उनके पास उसका सोल्यूशन क्या है, और फिर दोनों के पास अपने अपने सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन को थोड़ा सा क्लोज कर दूँ जिससे दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हो जाए। तो मेडिएशन के अंदर एक फ़ायदा ये है कि इसकी अपील ही नहीं हो रही, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन साइन करते हैं हम इसके ऊपर, इन टर्म्स कंडीशन पे राज़ी हैं, तो वो चैप्टर क्लोज़ हो जाता है, लिटिगेशन बंद हो जाती है। एक बात ये कि वकील साहब ज़रा इस पे कंफर्टेबल नहीं है। वो कहते हैं कि जितना केस चलेगा, अपील होगी तो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ ज़रा बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। तो ठीक है कि वकील साहब आते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कमाएंगे, ये हमारे लिए रोज़गार है, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज़्यादा लिटिगेशन है, तो हम कई फ़रीक़ैन से ये भी बात कर सकते हैं कि अगर मेडिएशन के ज़रिए आपका केस कंप्लीट करवा दिया तो हमारी फ़ीस 10 लाख के बजाय 6 लाख हो जाएगी। तो 10 लाख 10 साल और 6 लाख 2 महीने, तो कंपैरिजन तो करें कि टाइम, ठीक है फ़ीस कम मिली, लेकिन कंपैरिजन टाइम का तो करें ना, कि आपके 2 महीने में मसला हल हो गया और आपको वो 10 महीने। मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि ये केस इतनी देर में ख़त्म हुआ है, मुझे लगता है 10 रुपये पर हेयरिंग मुझे इसमें मिले हैं। एडजमेंट्स भी इतनी एडजमेंट इतनी है ना, सिस्टम ऐसा है ना। हाई कोर्ट्स में तो अगर हम जाके बैठते हैं तो हमें वी आर नॉट श्योर कि हमारा नंबर आएगा या बोर्ड डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल सही, अक्सर बोर्ड डिस्चार्ज हो जाते 2 बजे तक बैठने और मैं तो कोर्ट में बैठा रहा ना, मैं तो आज कुछ और नहीं कर सका ना, तो मेरा दिन तो वहाँ सारा ज़ाया हो गया। तो और मैं घर से आया हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डाल के वहाँ पहुँचा हूँ, अपने ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी मीट मुझे करने हैं, तो मुझे वो कॉस्ट कितने की पड़ रही है वो एक हियरिंग। एग्जैक्टली सर, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कैरियर के आफ्टर LLB? यानी एक लॉ स्टूडेंट जो है, लॉ एस्पिरेंट, उसने LLB किया, अब जैसे ही वो ग्रेजुएट होता है तो उसके पास कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या वो कर सकता है आफ्टर दिस डिग्री? अच्छा, क्या क्या कर सकता है, ये एक अच्छा सवाल है। लेकिन एक बच्चे को ये नहीं देखना कि क्या क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उसका रुझान क्या है। मेरा बेटा है, मैंने उसे कहा जज बनने की तैयारी शुरू कर दो, उसे कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
आई वांट टू बी अ लॉयर, तो वो अपना वकालत कर रहा है, वो बनना ही नहीं चाहता। तो बच्चे को पहले ये देखना है कि मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके बार वोकेशनल प्रोग्राम मैं जो करवाता था, उनमें इतने बच्चे मुझे कहते थे कि सर आप हमें बताइए कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दीजिए और जजेस की तैयारी करवा दीजिए, जज बनने की तैयारी करवा दीजिए, तो वो हो जाएगा। उस वक़्त मैं नहीं करा पाता था क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था और अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैं बच्चों को ऑफ़र कर रहा हूँ, और बच्चों को कुछ नौजवान एडवोकेट्स हैं जो जज बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी प्रिपरेटरी क्लासेस भी मैंने अब अरेंज की है। तो एक नए बच्चे के लिए वकील बनना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लॉ ऑफिसर बनना, जुडिशरी में बहैसियत सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट ज्वाइन करना, प्रोसिक्यूटर बनना, लॉ इंस्पेक्टर बनना, बेशुमार फील्ड्स है, रिसर्चर बनना, एकेडमिशियन बनना है, जाके पढ़ाना शुरू कर दे। हर एक का रुझान है कि वो चाहता क्या है। तो बच्चे को पहले अपने आप से पूछना है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। जो उसे बेहतर लगता होगा ना, वो उसमें जल्दी से परफॉर्म करना शुरू कर देगा, अच्छा करना परफॉर्म शुरू कर देगा। मुझे दरअसल पढ़ाना अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ाने के अंदर आप बच्चे, जब आपने मुझे सुना तो आपने मुझे पसंद किया, तो पसंद जो इसलिए किया कि वो काम दरअसल मैं खुद पसंद करता हूँ, तो फिर मैं उसी लगन से पढ़ाता हूँ और बताता हूँ, तो जो दूसरे लोगों को समझ में आता है। तो मुझे अपने अंदर क्या था, वो मुझे ये पता है मैं 2 कामों के अलावा तीसरा काम नहीं कर सकता। एक जजशिप, दूसरा पढ़ाना, और ये दोनों को मैं मुसलसल साथ लेके चला हूँ। जजशिप भी मैंने साथ-साथ चलाई और पढ़ा भी रहा था। मैं तो इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ। जुडिशल अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं भी हैं जब जुडिशल अकेडमी में नहीं भी था, वैसे ही कोई दोस्तों, रिश्तेदारों के बच्चों को जजेस बनने में जो इंटरेस्टेड होते थे, तो मेरा क्योंकि वो एरिया था, मैंने वो इस इम्तिहान को पास किया हुआ था, तो उसमें उनको गाइडलाइंस देता था। तो जज बन सकता है, प्रोसिक्यूटर बन सकता है, इन्वेस्टिगेटर बन सकता है, लॉ ऑफिसर बन सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में एडवोकेट बन सकता है, गवर्नमेंट के स्टेट के बिहाफ पे, जिसे आप एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं, वो बन सकता है। बहुत सारी फील्ड्स है। सारे बड़े बड़े जितने पॉलिटिशियंस हैं, सारे वकील हैं। अब उसको अपना मिजाज ढूंढना है कि वो है क्या। जो जितने अच्छे अच्छे जो सेनेटर्स हैं, वो सारे के सारे वकील हैं। बाकी सेनेटर थोड़ा कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं। वकील वाला जो सेनेटर होगा, उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो हमारे पास बेशुमार एरियाज़ हैं, उसे आइडेंटिफाई करें। जिसको जज बनना है, जिसको प्रोसिक्यूटर बनना है, लॉ ऑफिसर बनना है, इस हवाले से मुझसे कोई मदद हो किसी को भी, तो मैं उसको वो मदद दे सकता हूँ। सर, अब ये तो जैसे एडिशनल एडवोकेट जनरल एंड ये सारी, ये तो बहुत आगे की चीज़ें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली जो मैं पहले जानना चाहता था, उसमें काफ़ी हिस्सा आपने क्लियर कर लिया, बट अभी एक लॉ स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल। फर्स्ट जनरेशन है, वो ग्रेजुएट हुआ है, अब उसको नहीं पता कि आगे क्या करना है, वो प्रोफेशन में इन कैसे होता है। देखिए, उसके लिए तो ऑप्शंस अपने हिसाब से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो इन कैसे हो सकता है, प्रोफेशन में इंटर कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ अभी भी वो प्रोफेशन में इन नहीं हो पा रहे। उनको ना तो कोई इंटर्नशिप मिल रही है, ना कोई फर्म मिल रही है, ना कोई सीनियर अपने साथ रखने को तैयार है, इवन फ्री में। तो इन कैसे हुआ जाए? अगर ये हालात हैं कि उन्हें कोई नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 6 महीने से वेट कर रहे हैं और कोई स्पेस ढूंढ रहे हैं। मैं उनको फिर भी एडवाइस करूँगा कि, और उनका एटीट्यूड यही है, और वो सोचते यही हैं कि मुझे वकालत करनी है, और वो वकालत में उनको स्पेस नहीं मिल रही। एक तजर्बा करके देख लें। टाइम है उनके पास, किताब खोलें, अच्छी तरीके से पढ़ें, तैयारी करें, जज की तैयारी करें, प्रोसिक्यूटर्स की 6 महीने 1 साल प्रोसिक्यूटर की और जज की हैसियत से काम कर लें, हैं। सब लोग उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे। बड़ी बड़ी फर्म, वो जब जजशिप छोड़ेगा, बड़ी बड़ी फर्म खुद ही उसको हाथ पैर जोड़ेंगे, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जो आज उन्हें 20,000 रुपये नहीं दे रहे, कल 1,20,000 रुपये देंगे, तो उसकी वकालत की थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। जो बिल्कुल जो फर्स्ट जनरेशन के साथ इशू है, तो उसे फिर सर्विसेज की तरफ आने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए फिर उसे और पढ़ना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, और इस वक्त कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जजेस की सैलरी भी कुछ बेहतर हो गई है। प्रोसिक्यूटर दे आर आल्सो गेटिंग गुड सैलरी।
तो लॉ इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट वकील में से लिए जा रहे हैं। तो लेकिन फिर इसके साथ साथ कंपटीशन है, तो उन्हें पढ़ना है। जब वो उनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। 6 महीने से 1 साल लगता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 2 घंटे 4 घंटे पढ़े या 2-4 महीने पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लूँगा, नो, इसमें टाइम लगता है। तो वो तैयारी करें, उनकी लीगल नॉलेज भी बेहतर हो जाएगी और वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो अच्छा है। और फिर जब सीनियर के पास कोई इक्का दुक्का केस मिलेगा, सीनियर के साथ चलाएगा, तो सीनियर कहेगा इससे काम आता है, वो आपको इंगेज करेगा। तो अगर आप इम्तिहान में पास नहीं भी हुए, तो आपकी नॉलेज उस हद तक काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी वो सारी चीज़ें पढ़ के, क्योंकि एक टारगेट के साथ अब तक तैयारी कर रहे होंगे। सर ये बात सारी हो गई कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी नॉलेज से यकीनन बना सकते हैं, बट हम देखते हैं कि अक्सर जो लॉयर्स होते हैं वो किसी या दूसरे लॉयर के बच्चे या कोई कनेक्शन, कोई सिफारिश, उनको ज़्यादा एकोमोडेशन मिल रही होती है, एकोमोडेट किया जा रहा होता है। बट जो फर्स्ट जनरेशन है जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो उसको कोई एकोमोडेट करने को तैयार नहीं है, तो वो कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बना सकते हैं, या क्रेडिबिलिटी का क्या एलिमेंट है कि वो एक नज़र में आए कि यार ये बंदा भी है, वो परफॉर्म कर सकता है? देखें, क्रेडिबिलिटी बनती है जब आपके पास थोड़ा-सा काम आए। काम आने के लिए जब एक यंग आदमी को लोग काम नॉर्मली नहीं देते, तो एक तरीक़ाकार है कि आप प्रो बोनो की तरफ भी जाएँ। जब आप प्रो बोनो की तरफ जाते हैं या लो बोनो की तरफ जाते हैं, थोड़ी फ़ीस ले ली या बिल्कुल फ़ीस नहीं ली, तो उस वक़्त आपको अपॉर्च्युनिटी मिली कि कम से कम कोर्ट में अपीयर हों। जब कोर्ट में आप अपीयर होते हैं, एक वकील साहब जब खड़े होके आर्ग्यू कर रहे हैं, केस चला रहे हैं, पीछे 11 आदमी बैठ के देख रहे हैं कि ये वकील बहुत अच्छा है। लिटिगेंट भी उसमें बहुत सारे हैं, और अगर वो अपने वकील से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो वो उसको अप्रोच करेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये क्रेडिबिलिटी बनती है। जज भी अहमियत देता है कि ये बच्चा मेहनत करके आया है, इसको रिलीफ़ दो। रिलीफ़ मिली और उसकी वकालत चली, और रिलीफ़ उस वक़्त मिलेगी जब आप थोड़ा-सा मेहनत करके आएँगे। इस वक़्त मैं आपको बताऊँ, कैसा भी जज हो, जितने भी गुस्से वाला जज हो, ये जो आपकी उम्र है ना 25 साल और 30 साल, ये बहुत बड़ी सिफारिश है। ये उसको मजबूर करती है कि ये प्यारा बच्चा है, इससे अच्छे से बात करनी है, इसको अपॉर्चुनिटी देनी है, इसको एनकरेज करना है, और इसको थोड़ा-सा रिलीफ़ देना है। यही इसको एनकरेजमेंट है कि इसको थोड़ा-सा रिलीफ़ दे दें। मैं कहता हूँ 90% जजेस की यही अप्रोच है, हाई कोर्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, कि बच्चों को थोड़ा-सा रिलीफ़ दो, नए बच्चों को रिलीफ़ दो। सीनियर को हो सकता है वो अलाउ ना करें, जूनियर को उतनी सही आर्गूमेंट में उतने ही कम स्पेस है कोई रिलीफ देने की, लेकिन जवान बच्चा आएगा मेहनत करके, बशर्ते क्या है रेलेवेंट लॉ को निकाल के आए, वो रेफ़र करे, केस लॉ निकाल के लेके आए। बहुत रेलेवेंट केस लॉ नहीं भी मिला, जज साहब कुछ ना कुछ रिलीफ दे देंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को मेहनत इसमें करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पे आपने जिक्र किया जज साहब कितने भी गुस्से वाले क्यों, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जज साहिबान को गुस्सा आता क्यों है? वो मतलब ज़्यादा हम देखते हैं ज़्यादातर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं, रीज़न क्या है उसकी? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि जैसे हम दुनिया भर में देखते हैं लॉ क्लर्क्स का एक निज़ाम है कि जो जजेस होते हैं, इवन सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी, उनके साथ भी क्लर्क्स होते हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या कम एक्सपीरियंस वाले लॉयर्स होते हैं, टू गेन देयर एक्सपीरियंस। तो हम यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या क्यों हम नहीं करना चाहते? पहला हिस्सा जज साहब का गुस्सा। जज साहब के गुस्से की वजह शायद आप लोग हैं, अवाम है, इन्होंने जज के साथ साहिब लगा दिया है। ये जो साहिब है ना, जब किसी को साहिब कहते हैं तो वो बड़ा अकड़ जाता है। अच्छा, फिर वो साहिब सुन के मैं भी साहिब हो गया हूँ, तो मेरी फीलिंग्स है कि आई एम डोमिनेटिंग, ठीक है ना। तो मैं उस डोमिनेशन के अंदर फिर गुस्सा भी करता हूँ, जैसे वालिद गुस्सा करता है, तो लाइक वाइज मैं सब पे गुस्सा करता हूँ, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वो छोटा है कि बड़ा है। शायद हम जजेस को, हम सरकारी मुलाजमीन को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा नाम साहिब नहीं है, हमारा नाम है पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर इसको उर्दू में कहें तो आवाम का मुलाजिम, आवाम का नौकर। हमारी वो फीलिंग्स ही नहीं रही ना, हम तो साहब बन गए हैं। डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब, जज साहब, सेशन जज साहब, सेक्रेटरी साहब। अब साहब कहाँ से काम करेगा?
जब साहब वाली फीलिंग्स लेके चलूँगा। मेरे पास वो सर्विस मैंने जो देनी है ना, तो वो सर्विस उस वक़्त होगी जब मैं सर्वेंट की फीलिंग्स में ले अंदर आऊँगा और मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करूँगा। अब तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल इम्तिहान पास किया जज का या सीएसपी ऑफ़िसर का, तो मैं तो कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हूँ, हैं। अब मैं इस रियाया पे हुक्मरान, इनके ऊपर हुक्मरानियत करूँगा और जैसा मैं चाहूँगा ये वैसा करेगी। जो तो वो फीलिंग्स बड़ी ख़तरनाक होती जा रही हैं। हम सरकारी मुलाज़मीन को सही तरीके से अपनी अहमियत को देखना है या अपने हमने किरदार को देखना है कि अपने रोल को देखना है कि मुझे क्या रोल प्ले करना है। साहब वाले रोल को डस्टबिन में डालने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक जज बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सिंध में या ओवरऑल पाकिस्तान की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मैं सिंध की बात करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बेहतर पता है सिंध के हवाले से। नॉर्मली सब जगह इसी तरीके से है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं सिंध की बात करूँगा। अभी पहले तो ऐसा होता था जिसने एलएलबी कर लिया, रजिस्टर हो गया, वो अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें अपीयर हो जाए और पास हो जाएगा, पास हो सकता है। और अब ये किया है कि 2 साल का जिसके पास तजर्बा होगा एज़ एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये अब कई डिसीजन अभी लिया है। तो अब जो मेरे ख़्याल में अपॉइंटमेंट होंगे उनमें मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का मांगा है। जब ये 2 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास होगा वो फिर एप्लीकेशन सबमिट करेगा और एप्लीकेशन इसके जो मराहिल है मैं वो आपको बता रहा हूँ अब। एप्लीकेशन सबमिट करेगा, एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी और हाई कोर्ट ये चेक करता है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करता है। अगर वो स्क्रूटनी करके एप्लीकेशन ओके हो जाएगी, फिर उसके बाद उन लोगों को कहा जाएगा कि एक एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हों। तो वो एमसीक्यूज़ टाइप का कोई 100 क्वेश्चंस होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाता है, वो पूछा जाता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट के कोई ऑलमोस्ट 3 पार्ट होते हैं अगर हम गौर करें तो। एक कंपोनेंट होता है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रा समझने की कोशिश की जाती है कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। दूसरा होता है बेसिक लॉ और थोड़ा तीसरा पार्ट होता है कि उसका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आईक्यू लेवल और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है उसको चेक करने के लिए कुछ सवालों को इस्तेमाल दिए जाते हैं। तो ये तकरीबन 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वो पहला मरहला है। फिर जो लोग उन्हें पास कर लेते हैं अराउंड कोई 50 या 60% मार्क्स हैं शायद वो पासिंग, तो जो उनको पास कर लेते हैं फिर रिटन टेस्ट की बारी आती है। हमारे यहाँ रिटन टेस्ट में 1 पेपर लिया जाता है जबकि इस्लामाबाद में 7 पेपर लिए जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 7 पेपर लिए जा रहे हैं वो बेहतर है, बच्चे के लिए बेहतर है। आज उसे पता है मैंने फैमिली लॉ का एग्ज़ाम है तो मैं फैमिली लॉ की 4 लॉज़ हैं, इन 4 लॉज़ को मैं पूरा पढ़ के चला जाऊँगा और अच्छी तरीके से वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँगा। कल उसके पास क्रिमिनल लॉ का है तो क्रिमिनल लॉ को वो पढ़ के जाएगा और उसको फिर रिस्पॉन्ड कर देगा। अच्छा, वहाँ पे बच्चे की अहलियत को भी अच्छे तरीके से चेक कर लिया गया। अब हमारे यहाँ 1-3 घंटे के अंदर तमाम का तमाम सारे लॉज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा बच्चे ज़रा उसमें कंफर्टेबल नहीं होते कि एक ही दिन सब कुछ पूछा जाएगा, क्या-क्या तैयारी करें, क्या-क्या पढ़ें। फिर कभी-कभी हमारे यहाँ मेमोरी को टेस्ट करने वाले सवाल आ जाते हैं, विज़डम को टेस्ट करने वाले सवाल नहीं आते। बहरहाल वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 6-7 सवाल उसमें अटेम्प्ट करने होते हैं और नैरेटिव फॉर्म में होता है और कोशिश की जाती है चेक करने वाले की कि देखे कि इसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, ये लॉ को अंडरस्टैंड कैसे करता है, तो वो समझने की कोशिश की जाती है और ऐसे कुछ सवाल होते हैं तो वो हो जाता है। ये दूसरा टेस्ट हो जाता है। फिर जब दूसरे टेस्ट में भी कोई पास हो जाए फिर होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ कमिटीज़ जो होती हैं वो कहती हैं कि हम अब इसके लॉ की बातों को पूछने से तो कोई फ़ायदा नहीं, हमने चेक कर लिया। वो उसकी पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं, वो उसकी विजनरी है, जो उसकी थोड़ी विजन्स है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं वो सिरात मुस्तकीम में किस हद तक चल सकता है, तो इस किस्म की चीज़ों को चेक करते हैं। लेकिन कभी-कभी उसमें लोग जो कमेटी होती है वो लीगल लॉ से रिलेटेड सवाल भी करना शुरू कर देते हैं और वो सवाल भी होते हैं, लेकिन कभी-कभी वो सवाल कम होते हैं और किसी जगह पे कोई साहब इंटरव्यू के मेंबर लॉ के सवाल ज़्यादा भी पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ रुझान यही है कि लॉ का सिंध के हद तक
कि लॉ से रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरे प्रोविंसेस के मैं लोगों से भी जब मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि सो फार इंटरव्यू इज़ कंसर्न बहुत लिमिटेड सवाल होते हैं जो लॉ से मुतालिक होते हैं, और कुछ जनरल नॉलेज, जनरल एटीट्यूड को देखा जाता है, कोई पर्सनैलिटी टेस्ट को देखा जाता है, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखा जाता है, उससे मुतालिक सवालात और गुफ्तगू होती है, सर, जो कि मेरे ख़्याल में बेहतर भी है। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपसे किस तरह के सवालात पूछे गए थे, अगर इफ़ यू कैन रिकॉल? मुझसे तो पहला सवाल पूछा एक क्रिमिनल का, तो मैंने तो कह दिया कि मुझे नहीं आता। दूसरा सिविल से पूछा, बहुत बुनियादी सा सवाल, जो मैं अभी कहता हूँ कितना बुनियादी सा सवाल था जो मुझे नहीं पता था। सिविल का पूछा तो मैंने उस पे भी कहा कि सर आई डू नॉट नो। तो फिर एक मेंबर साहब ने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग? मैंने कहा सर आई नो मैनी थिंग्स। ये नहीं ये नहीं आई नो मैनी थिंग्स। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, तो उन्होंने आगे से कह दिया सच एस। अब जो मुझे आता था मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो मैं उन्हें अपने पे ले आया। तो वरना वो चाह रहे थे सीआरपीसी, मैंने कभी मजिस्ट्रेट के पास केस नहीं चलाया था, मैंने कभी सिविल केस नहीं चलाया था, मैं लेबर साइड पे प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट 200 की क्रिमिनल में दाखिल की जाती थी, और बाकी सूट ग्रीवेंस पिटिशंस फाइल की जाती थी, है। तो अब बस उन्होंने जब मुझे ये कह दिया सच है, तो मैंने अपना बात शुरू कर दी। मैं 15 मिनट तक बोलता रहा। वो कहते हैं ओ इसको तो आता है। काफ़ी अब वो क्या आता है वो एक अलग बात है, हैं। तो अब कि मुझे ऐसा लगा, मुझे इस बात पे असेस किया गया, जो मैं करता था मुझे वो पता है कि नहीं पता है। अब जो मैं करूँगा उसका भी मैं उसको भी सीख लूँगा। यानी मुझ में वो अहलियत है कि मैं चीज़ों को कुछ पढ़ता हूँ तो समझ लेता हूँ। उन्होंने, और इत्तेफाक से मेरे पास मुझे जो इंटरव्यू कर रहे थे उन सब ने लेबर कोर्ट के जज की हैसियत से या लेबर कोर्ट के वकील की हैसियत से, लेबर कोर्ट में वकील की हैसियत से उन्होंने काम किया हुआ था, तो उन्हें लेबर लॉ पता था। तो इट वाज फॉर्चुनेट फॉर मी एज वेल। तो इस तरीके से सवालात अच्छे वो हो गए थे हमारे, कि मेरे सब्जेक्ट जैसे मुझे कमबैक अच्छा हो गया था पहले 2 सवालात में। तो हाँ, तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया ना कि जो प्रैक्टिस की है उसके बारे में पूछ लेते हैं कि इसने वाकई प्रैक्टिस की है कि नहीं की। तो उस एरिया का जब मैंने बताया तो उन्होंने बहुत टेक्निकल सवाल भी पूछे और आई रिस्पॉन्डेड। तो सर, जज की तैयारी किस तरह से की जाए? कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन-कौन से लॉज़ हैं जिनकी तैयारी की जाए? कितना टाइम डेली किस तरह से आप लेके उसको चलें अपनी प्रिपरेशन को, कि आप इफेक्टिवली उसको प्रिपेयर कर पाएँ और एट द एंड एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाएँ एंड इंटरव्यूज़ भी? देखिए, अब जैसे मैंने अभी शुरू किया है, गुज़िश्ता कोई 2 वीक सर, से। इस सवाल से पहले मैं एक और सवाल आपसे पूछूँ, एग्ज़ाम बनाता कौन है? एग्ज़ाम बनाता कौन है? एक कमेटी होती है हाई कोर्ट के अंदर, और उस कमेटी के वो कमेटी बेसिकली हैव यू बनाती एवर है। बीन पार्ट ऑफ दैट कमिटी, या आपने बनाया एग्ज़ाम? नॉट डायरेक्टली है, बट सम टाइम व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस वक्त थोड़ी सी वैसी मदद हो जाती थी, लेकिन एग्जैक्टली इट इज़ अ रोल ऑफ कमेटी, एंड कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। नॉर्मली दे देमसेल्फ डिज़ाइन द पेपर, और वो बेहतर भी है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकते हैं कि भाई पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले साल ऐसा हुआ था, या सर इस किस्म के सवाल पूछेंगे तो बच्चे की एबिलिटी को और वो किया जाए, लेकिन ये कमेटी ही करती है और कमेटी की तरफ ही हो। ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि मैं मैक्सिमम इनसाइट्स ले सकूं कि एग्ज़ाम कैसे सेट किया जाता है। और ये ज़रूर है कि ये 2009-10 के अंदर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त थे, और सबियुद्दीन साहब, मशीर साहब, कुछ जज साहबान थे, जो ये कहते थे कि हम अच्छा पेपर कैसे बनाएं, अच्छी तरीके से असेसमेंट कैसे करें। तो उस वक्त मैंने ये सजेस्ट किया था कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि जो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें तो पहले पता चल लें, फिर उसके बाद फिल्टर आउट हो जाए तो फिर हो जाए। और फिर हमने ये भी तय किया था कि हम ज़्यादातर जो सवाल जो पूछें वो प्रोसीजरल लॉ के बारे में हो, सब्सटेंशियल लॉ के बारे में कम हो, प्रोसीजरल लॉ के बारे में ज़्यादा चीज़ें हों, ताकि बच्चे को प्रोसीजरल लॉ अगर आता है तो फिर सही है। सब्सटेंशियल लॉ को तो किस जुर्म में कितनी सज़ा, यही लिखा है ना, बस यही सब्सटेंशियल लॉ है ना। वो तो जब सज़ा देने का वक्त आएगा तो खोल के देख लेंगे, सज़ा देने का वक्त आएगा तो सेक्शन को देख लेंगे, जो क्वांटम ऑफ एविडेंस आई है वो इसके मुताबिक है, इस सेक्शन के मुताबिक है कि नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजर है जो हर डेट पे चल रहा है वो कम से कम आना चाहिए। तो हमने तो उस वक्त मेरी राय और मेरी सजेशन हाई कोर्ट को यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोसीजरल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ
रेंट लॉ, ये सारे इसमें Special प्रोसीजर, laws. स्पेशल लॉज हैं, इसमें अपने अपने प्रोसीजर दिए गए हैं। तो उन प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बच्चा प्रोसीजर जानता होगा तो गलती नहीं होगी। और क्योंकि प्रोसीजर में अगर गलती हो गई तो रिमांड हो जाता है केस, वो सारी मेहनत पूरी फिर सारी बर्बाद। वो हो जाती है। तो सब्सटेंशियल लॉ में गलती हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, उसको तो अपीलेट कोर्ट उसको दुरुस्त कर Modify लेगा, कर देगी। मॉडिफाई कर देगा। लेकिन अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट आ गया तो उसे वापस होता है। तो मैं तो आज भी यही कहता हूँ। और अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के पेपर्स मैंने देखे, सिनेरियो देते हैं और उसके बाद उसकी विजडम को चेक करते हैं कि इस सिनेरियो में ये कैसे निकलेगा। तो उसकी विजडम को, समझदारी को चेक किया जा रहा है। और ज़्यादातर चीज़ें प्रोसीजर के बारे में हैं, उन्होंने इस तरह से रखा है उनका बच्चा एज़ कम्पेयर टू हमारे बच्चे से डिफरेंट है। सर एक चीज़ कही जाती है कि लॉज शुड बी रिटन ऑन द स्लीव्स ऑफ जजेस, आप इससे एग्री करते हैं? ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वैसे ऐसा होना चाहिए कि एक जज को चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा एन मुमकिन है, मैं सेशन जज था, सेशन जज से मुझे एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाना पड़ा। अब पूरी 20 साल की लाइफ के अंदर मैंने कभी भी एंटी टेररिज्म कोर्ट का लॉ नहीं पढ़ा ना। उस वक्त जब मैं अपॉइंट हुआ था उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो पढ़ाई में आया नहीं, और बाद में मैंने कभी उस पर काम नहीं किया। तो जिस दिन मैंने उस कोर्ट में जाना था उससे पहले मैंने उस पूरे को पढ़ा, समझा, उससे मुतालिक केस लॉ निकाला। तो कोर्ट में बैठने से पहले मुझे वाकई पता होना चाहिए, बुनियादी चीज़ें कम से कम ज़रूर पता होनी चाहिए। बाकी तो हर वकील आके हमें समझा रहा है, लेकिन हमें भी कुछ पता होना चाहिए। अगर खुद किसी वजह से अच्छा वकील नहीं आ सका तो जज तो ऐसा ना करे ना कि ये नहीं हुआ तो इसको सज़ा दे दो या इसको बरी कर दो। अगर उसने गुनाह किया तो उसको सज़ा दो, अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो उसको बरी करो। सिर्फ वकील की अहलियत की बिना के ऊपर ना हो, इसलिए कहते हैं जज को पता होना चाहिए। अच्छा दी, एक बात मैं ऐसा समझता हूँ कि हम में से कुछ जजेस या सीनियर दोस्त बहैसियत वकील या बहैसियत प्रोसिक्यूटर चंद साल काम करने के बाद वो ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। दूसरे लफ्ज़ों में आई नो एवरीथिंग, ठीक है ना, आई नो, आई अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टूड, इस किस्म के वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल गुफ्तगू में करना शुरू करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे अगर अपना इल्म बढ़ाना है, मुझे अपने इल्म पे हमेशा शक की नज़र से मैं अपने इल्म को देखूं। अगर मैं अपने इल्म को शक की नज़र से देखूंगा तो वो मुझे कंपेल करेगा, इसको कंफर्म करो कि ये सही है कि गलत है। उसके लिए मुझे किताब खोलनी पड़ेगी। जब मैं किताब खोलूँगा तो ना सिर्फ वेरीफाई हो जाएगा बल्कि मेरे इल्म में फर्दर इजाफा होगा कि मैं उसकी एक नई इंटरप्रिटेशन भी मुझे अब समझ में आ गई। तो हम वो जजेस जो ये कहते हैं मुझे इसका पता है, मैंने ये 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे पता है, ये अल्फाज बहुत ख़तरनाक है। ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हर जज को, हर वकील को हर दफ़ा पढ़ के उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए है, और अपने इल्म को अगर बढ़ाना है तो उस फीलिंग्स को हटा दो कि मुझे सब कुछ आता है। अच्छा सर, नेक्स्ट मैंने जहाँ पे आपको रोक दिया था बात कि मैं उससे पहले एग्ज़ाम कौन बनाता है उस पर चला गया था, तो तैयारी कैसे करनी है? अच्छा जी, तैयारी करने का तरीक़ाकार ये है कि एक मिसाल के तौर पे, एक तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट्स को बताऊं कि आप बनने क्या जा रहे हैं, सिविल जज, आप बनने जा रहे हैं फैमिली जज, आप बनने जा रहे हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो देयर आर 3 पोजीशन विच यू विल बी कैरिंग। तो आप जब सिविल जज बनने जा रहे हैं तो आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का पता हो कि वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, ठीक है ना। तो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको पता हो, और ना सिर्फ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पता हो बल्कि उसके साथ साथ उससे कनेक्टेड 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून हैं, आपने वो पढ़ने हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 3 लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। और तो ये इस तरीके से ये 4-5 लॉज, कानून शहादत, तो ये 4-5 लॉज तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने की ज़रूरत है अगर उस एग्ज़ाम को पास करना है। और मैं जब अपने अभी जैसे बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ तो ज़ाहिर है कि इतनी मोटी किताब है, एक के अंदर 100 सेक्शंस हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो माजी में पूछे गए सवाल हैं
उनको मद्देनज़र रख के बच्चे के को सिलेबस थोड़ा-सा रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करूँ तो मैं कहता हूँ सेक्शन 5 पढ़ो, उसके अंदर 5 किस्म की रिलीफ का ज़िक्र है। फिर सेक्शन 8 इम्पॉर्टेंट है, 9 इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, 12 इम्पॉर्टेंट है, आगे 42 इम्पॉर्टेंट है, 44 इम्पॉर्टेंट है, 54 से ऑनवर्ड इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कोई 20-25 पे सेक्शंस को आइडेंटिफाई मैंने किया, जिनके बार-बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उस सब्जेक्ट के फिर वो मैं सवाल बना के, जवाब बना के वो बच्चों की तैयारी करवाता हूँ, फिर उनसे टेस्ट लेता हूँ। तो एक तो ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स, मैंने कहा फैमिली लॉ अगर हमारा है तो फैमिलीज़ के 5 कवानीन हैं, उन फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, इसी तरीके से 4 कवानीन और हैं, मैं उनसे मुतालिक बुनियादी बातें बताता हूँ और ट्रायल के बारे में। तो हर बच्चे को फैमिली लॉ बेहतर पता होना चाहिए, इससे लाज़मी तौर पे 1 से 1.5 सवाल आता है। क्रिमिनल लॉ का पता होना चाहिए, सिविल लॉ का, क्रिमिनल लॉ के अंदर एक तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, पीपीसी हो गया। तो ये छोटे-छोटे से जो 3, 4, 5 कवानीन हैं, इनको थोड़ा-सा ज़्यादा, क्योंकि हमें वक्ती तौर पे यही काम आने लगे हैं। तो इनको ज़्यादा पढ़ लिया जाए, इनमें से भी 1-1.5 सवाल आता है, इसे तैयार कर लिया जाए। इसी तरीके से थोड़ा कंपोनेंट इंग्लिश का भी होता है। हमारे पास 2 किस्म के लीगल एजुकेशन सिस्टम है। वो बच्चा जो ज़रा वैसे कॉलेजेस से जो फ़ॉरेन की डिग्री भी आजकल है 3 इयर्स वाली, तो वो बच्चे तो कंफर्टेबल हैं, उनकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। लेकिन जो हमारे साथ बच्चे जिन्होंने उन कॉलेजेस से नहीं पढ़ा, तो उनके साथ थोड़ा-सा कम्युनिकेशन स्किल्स का भी इशू है। तो मेरी तो कोशिश ये है कि मैं बच्चों को वो सब ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनके क्लियर करवाऊँ। मैं आजकल क्या करता हूँ, उन्हें कहता हूँ ये फैक्ट्स है, इसकी एफआईआर लिखनी है तुमने। इसमें ये वाला टेंस इस्तेमाल करना, दूसरा कोई टेंस इस्तेमाल नहीं करना, जिससे कम गलतियाँ हों। इसी तरीके से प्लेंट लिखवानी, बेल एप्लीकेशन लिखवानी, तो अमूमन एक आध सवाल ऐसा आ जाता है, बेल एप्लीकेशन लिख दें, प्लेंट लिख दें, पूरा कोई लिखवाया रेंट जाता है। हाँ, अक्सर सवालों में ऐसा हो रहा है, अक्सर पेपर्स में ऐसा है कि पूरी की पूरी एक ड्राफ्ट प्लेंट लिखवाई जाती है, तो 2-3 सफ़े की एक प्लेंट लिखाई। मेरा जब पेपर हो रहा था तो मुझे एक बेल एप्लीकेशन लिखने का कहा गया था और एक रेंट का एक केस था। उन्होंने कहा था रेंट एप्लीकेशन, यू आर एडवोकेट एंड इंटेंड टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द रेंट कंट्रोलर ड्राफ्ट। अब तो हमने फिर वो रेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट की थी। तो ये अक्सर ऐसा भी होता है। तो इससे सिर्फ वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको मुतालिका कानून की थोड़ी सी बुनियादी पता है और आप लिख सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर इन द कोर्ट, तो कोर्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज है इस वक्त, तो लिखना सब कुछ इंग्लिश में है। तो वो एबिलिटी को ज़रा सा चेक करते हैं कि बुनियादी तौर पे कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन इसे ये बच्चा कर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो इस किस्म की ड्राफ्टिंग करवाई जाती है। बहरहाल मैंने अभी भी ये रखा हुआ है, एक सिविल प्लेंट, एक फैमिली कोर्ट की प्लेंट, फैमिली सूट, रेंट एप्लीकेशन, 4-5 इस तरह के केस बना के बच्चों से मैं शेयर करता हूँ कि ये बनी हुई है, इसको थोड़ा-सा रिव्यू एनहांस कर करें। लें, एनहांस कर लें। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज पे भी मैं करता हूँ। मेरे पास इत्तेफ़ाक से जो इस वक्त बच्चे हैं, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो मैं उनको, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें देने और देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। तो हाँ, वो आप तो कभी नहीं कह सकते कि हाँ, आई एम, कि मैं सब हो चुका है, आई एम द हाँ, बेस्ट, इस तरह से तो कोई नहीं हो सकता। हाँ। हर जगह एक रूम है। सर, आपकी अपनी डिग्रीज़ कहाँ से हैं? फ़ॉरेन से या फिर लोकल? मैंने यहीं से, पाकिस्तान से ही पढ़ा सारी चीज़ें। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जैसे मैं क्योंकि ट्रेनर हूँ, तो ये ट्रेनिंग की, एक तो ये मुझे शौक़ था, दूसरा ये है कि मैंने बाहर के ममालिक से पढ़ाना कैसे है वो वहाँ से भी सीखा है। अब वहाँ और जाके आपने मैंने ट्रेनिंग वहाँ ली? जाके सीखा है। मैं इटली गया तो वहाँ पे मैंने मेडिएशन की ट्रेनिंग की थी कि टीओटी कैसे पढ़ा, बट मेडिएशन कैसे पढ़ाऊँ? मेडिएशन लॉ और मेडिएशन से मुतालिक मेडिएशन के प्रोसेस को पढ़ाना कैसे है, तो वो मैंने इटली से की हुई है। इसी तरीके से जो टीओटी जिसे हम कहते हैं कि पढ़ाना कैसे है ना, वो एक इशू है। लॉ आना एक अलग बात है, लॉ जो मुझे आता है उसको मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ, वो सिखाना टेक्निक्स कैसे? है, समटाइम सिखाना लोग कैसे है। बहुत एक्सपर्ट होते हैं बट वो हाँ, सिखा नहीं सिखा सकते। नहीं सकते। तो वो जो मेरे पास, मैंने वो ट्रेनिंग्स की हुई हैं, तो मुझे उससे भी थोड़ा-सा एज मिलता है। और यानी यू हैव बोथ एक्सपीरियंसेस, हाँ, पाकिस्तान का भी एंड फॉरेन एक्सपीरियंस भी। जी, बिल्कुल। सर, स्पेशल लॉज हम कंटिन्यू अगर करें कि तैयारी कैसे करनी है, तो स्पेशल लॉज का क्या क्या कितना प्रोपोर्शन होता है?
देखिए स्पेशल लॉज अगर हम कहते हैं कि जैसे एंटी रेप एक्ट अभी नया लॉ आया है, जो कि ना इससे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट का रोल है, रिमांड मजिस्ट्रेट देगा एंटी रेप एक्ट के अंदर, तो वो उसका रोल है, उसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को वही सुपरवाइज कर रहा होता है, तो उसका रोल है, उससे मुतालिक सवाल किया जा सकता है। इसी तरीके से एक और नया लॉ आया है, स्पेशल लॉ है, वो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, उससे मुतालिक सवाल किया जा सकता है। तो कुछ स्पेशल लॉज हैं जिनके बाद पीका है प्रिवेंशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है 2016 वाला, इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक एक्ट है 2010 का, उसके अंदर प्रीडिकेट AML, उसके अंदर प्रीडिकेट ऑफेंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्रीडिकेट ऑफेंस सारे ज़्यादातर मजिस्ट्रेट चला रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी ये स्पेशल लॉज हैं जो कुछ जिनको हम कह सकते हैं कि वो है। इसी तरीके से अभी 2018 के अंदर एक लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो ये भी लॉ, अब पुराने लॉ नहीं है, ये नए लॉ हैं, तो इन नए लॉज को, इसकी भी जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट के पास है, तो इन किस्म के स्पेशल लॉज के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, जिनमें मेनली जुरिस्डिक्शन किसी हद तक मैजिस्ट्रेट के पास कोई ना कोई जुरिस्डिक्शन दी गई है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन की पूरा केस वही चलाएगा। तो मतलब कहने का ये मकसद है, जो ऐसे स्पेशल लॉज जो कि रिसेंट हैं और मैजिस्ट्रेट से ताल्लुक है रखते उनका, हैं, वो पूछे जाते हैं। हाँ, वो पूछे जा सकते हैं और वो पूछने चाहिए भी, ताकि ये एहसास पता तो हो कितना अप टू डेट है बंदा, कितना अप टू डेट है। तो CRPC में वहीं तक लिमिट हो गया तो या लिमिट नहीं है, क्योंकि सीनियर कंफर्टेबल है CRPC में, सीनियर कंफर्टेबल है CPC के अंदर, तो वो कहीं वही पढ़ा रहे हैं और वहीं तक बच्चे ने रखा हुआ है, या कुछ नई जिद्दत भी कर रहे हैं। तो सर इसके अलावा भी हमारे पास जैसे सिंध में अगर सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है, इसके अलावा इस तरह के और स्पेशल लॉज हैं, तो ये भी रेलिवेंट होते हैं या नहीं? ये भी रेलेवेंट होते हैं। टेस्ट में कंपैरेटिवली ये वाला सवाल नहीं आते, क्योंकि वो हमारे यहाँ ये जुरिस्डिक्शन है सीनियर सिविल जज को। तो टेस्ट के अंदर जो आते हैं, वो जिसकी मेरे पास जुरिस्डिक्शन होती है, वो ज़्यादा उन पे फोकस होता है। लेकिन अब जैसे है कि ये पूछा जाता है रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिवीजन एंड अपील, तो ये पूछा जा सकता है ताकि पता चले कि वो खुद ही ना शुरू करते मजिस्ट्रेट साहब खुद ही ना चलाना शुरू करते अपील के, ये दूसरे मजिस्ट्रेट ने फैसला किया मैं इसकी अपील सुन लेता हूँ, तो उसे पता हो कि ये जो है वो भाई अपीलेट अथॉरिटी है, तो और अपील का मतलब ये है और रिवीजन का मतलब ये है। अपील में मे बी शायद लफ्ज़ से ही जाहिर है कि वो नहीं सुने, बट रिवीजन में किसी हद तक ये चीज़ शायद पॉसिबल हो जाए। तो वो पॉसिबल हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वो बुनियादी चीज़ों को। सर यहाँ पे आपने रिव्यू रिवीजन इन सब चीज़ की बात की, तो क्या मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट से ज़्यादा सिविल जजेस साहिबान अगेन वही चीज़ आ गई, बट क्या वो रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजंस को? अच्छा देखिए, जब एक मरतबा डिसीजन हो जाता है ना, तो फिर वो हो जाता है और फिर उसकी अपील की तरफ ही जाते हैं। ऑर्डर 20 रूल 2 हाँ, वेरिएशन। अच्छा अब यहाँ एक कानून है जिसका नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट ये कहता है कोई भी अथॉरिटी अपना कोई फैसला करती है, उस अपने फैसले को वो रिव्यू कर सकती है, लेकिन जुडिशियल साइड पे इसको ज़रा इस तरह नहीं, क्योंकि एक अपेलेट फोरम एक दफ़ा मैंने दे दिया, वो दे दिया, और उसका एक अपेलेट फोरम है, तो फिर वहाँ पे एजिटेट किया जाए, तो वो ज़रा सा डिफरेंटली उसको। सर फिर रिकॉलिंग एप्लीकेशंस हम दे रहे होते हैं, वो अलाउ भी हो रही होती हैं, व्हाट्स दैट? नहीं, रिकॉलिंग की जो एप्लीकेशन है वो CRPC में 540A के तहत जो दी जाती है कि उस विटनेस को बुलाओ, या विटनेस का नाम नहीं है उसको बुला लिया जाए। नॉट विटनेस, सम टाइम अगर कोई डी बार हो गया, एक ऑर्डर हो गया, उस पे एक रिकॉलिंग रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन दी जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर वो मैकेनिज्म वहाँ पे बता दिया है कि उसको हम कर सकते हैं, तो वो अपील वाले दर्जे में नहीं है, तो वो ज़रा सा, क्योंकि देखिए अपील होती है फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट, अब ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। रिवीजन का एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कोई ऐसा एरर हो जाए तो उसको फिर वो रिव्यू किया जाता है, वो फैक्ट्स की बेसिस पे नहीं, वो लीगल पॉइंट की बेसिस पे उसको, उसमें रिवीजन है। तो ये जो फिर फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी, अब ये तो फाइनल ऑर्डर नहीं है कि मैंने अपनी साइट क्लोज कर दी, तो फिर वही कोर्ट फिर उसको कर लेती है रिव्यू कर लेती है और उसको अलाउ कर देती है। अमूमन होता है मैंने आपकी साइट क्लोज कर दी, कितनी मरतबा ऐसा हुआ मैंने वकील साहबान की साइट क्लोज कर दी, नॉट अटेंडिंग, दे वर गिवन नंबर ऑफ चांसेस, सो बट दे डिड नॉट अपीयर,
तो साइट क्लोज कर दी, बट डे आफ्टर टुमारो दे अपीयर एंड फाइल एन एप्लीकेशन। तो हम कहते हैं चलो मेरिट पे हो जाए भाई, चलो मेरिट पे हो जाए तो इसको अपॉर्चुनिटी हो तो थोड़ी सी कॉस्ट लगा दो, तो कॉस्ट लगाते हैं और फिर ये प्रैक्टिस हम मैक्सिमम ही हम देख रहे होते हैं कि जब तक बंदा डी बार ना हो डब्ल्यूएस जमा ही नहीं कराता। इसमें एक मैजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट उनकी एक ट्रिक मुझे बड़ी अच्छी लगी और बड़ी इफेक्टिव है। वो ये करते हैं कि आपका जैसे ही टाइम 30 दिन पूरा हुआ डब्ल्यूएस जमा करवाने का, वो डी बार कर देते हैं आपको। एंड देन वो आपके साथ कंडीशन ये रखते हैं कि अगर आप रिकॉलिंग फाइल करेंगे तो साथ डब्ल्यूएस लेके आएंगे तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं वो भी डिसमिस कर दूंगा। कितनी अच्छी बात है। और नए सो इट बच्चे इज़ का वेरी इफेक्टिव हाँ, कि आप डी बार से वापस रिस्टोर कराने के चक्कर में अब डब्ल्यूएस आ जाती है, हाँ, वो 30 के बाद नेक्स्ट डेट पे आ ही जाएगी। तो वो 30 डेज से वो 300 डेज की तरफ जाने का जो उनका प्लान था वकील साहब का, हाँ, जज साहब ने उसे कंट्रोल कर उसे लिया। लिमिट कर दिया एक एडवर्स, एंड नेक्स्ट डेट पे वो दोनों पार्टीज को या तो नो ऑब्जेक्शन लेके या खुद अपना ऑर्डर पास करके वो एक्सेप्ट कर लेते और मेरिट पे केस को आगे ले चलते हैं। सर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है इन हाउस कंपनीज। तो इनमें काउंसिल्स की लीगल रिलेटेड पर्सन्स की, वकीलों की कितनी ज़रूरत होती है, और क्या लॉ में इनको रिक्वायर्ड है कि कोई ये लॉयर्स को हायर करेंगे इस तरह का, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? हर बिजनेस एंटिटी जो फॉर्म है, जो रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक एडवोकेट तो रखना है, लीगल एडवाइज़र रखना है। और इसके ऊपर वो बार भी बड़ा प्रोएक्टिवली परसू कर रही है कि कंपनीज जो हैं वो यंग एडवोकेट्स को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन देखा गया है कि कुछ लोग हैं जो जिनके पास 20-20 रिटेनरशिप हैं, 50-50 रिटेनरशिप हैं। तो ये रिटेनरशिप मीन्स एक एडवाइजरी रोल होता है कि टाइम टू टाइम ऑन डेली बेसिस पे टेक्निकल नहीं, इनको थोड़े से सेमी टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर कोई गाइडलाइंस मिल जाए, और उसके लिए एक रिटेनरशिप के ऊपर एक एडवोकेट को रखा जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा चंद लोगों का या चंद 100 लोगों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। हाँ, इन्फ्लुएंस है, डोमिनेट कर रहे हैं, ज़्यादा बिजनेस उन्हीं के पास है। फिर जो बिजनेस जो इंगेज करता है आदमी, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू इंगेज समवन तो ही शुड हैव सब्सटेंशियल नॉलेज। तो सब्सटेंशियल नॉलेज अब हो सकता है कि एक यंग बच्चे को के पास उनका ख्याल है कि वो उतनी नहीं है, एंड किसी हद तक सही भी है, किसी कोई हद तक इसमें सही कोई भी है। गलत बात नहीं है, क्योंकि यंग ऑब्वियसली पढ़ना एंड काम करना दो लेकिन इसको डिफरेंट अगर इस चीज़ें हैं। तरह देखें कि ठीक है, हम कौन सा उस बच्चे को केस देने जा रहे हैं, जस्ट छोटी छोटी बातों में एडवाइस ले रहे हैं। और हम देखते हैं कि भाई ये मामला बच्चे ने एडवाइस दे दी है, इस यंग लॉयर ने एडवाइस दे दी है, चलो सेकंड ओपिनियन सीनियर एडवोकेट से ले लेते हैं। तो देखिए स्पेस तो है ना। तो अगर वो लोग चाहें तो एक मुख्तसर सी 10,000 20,000 30,000 रुपए की रिटेनरशिप बच्चों को दे सकते हैं, और हमारी बार के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने एक 20 मोनोपोली बनी हुई है। और 20 जूनियर रखे हुए हैं, उन सबकी में रिटेनरशिप आ जाती है। और सम टाइम कि वो रिटेनरशिप कंपनी के पास चली जाती है। मैं दोबारा प्रिपरेशन की तरफ आऊँगा। तो प्रिपरेशन एक जुडिशल एस्पिरेंट है जो जज बनना चाह रहा है, वो कहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है? क्या उसे खुद से प्रिपरेशन की जा सकती है, या उसे करनी चाहिए, या एकेडमीज़, एंड कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? देखिए, खुद से बहुत से लोग खुद से भी करते हैं, और बहुत से कुछ एकेडमीज़ को भी ज्वाइन करते हैं। कोई लोग लाहौर जाते हैं, कोई कहीं और एकेडमीज़ हैं वहाँ पे जाके रहते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर जाके वो करते हैं। तो मुझे ये लगा था कि यहाँ पे पाकिस्तान कराची के अंदर उस तरह की एकेडमीज़ नहीं है जो हमारे पास पंजाब और दूसरे प्रोविंसेस में है। तो अभी मैंने गुज़िश्ता कोई 1 माह पहले प्लान किया कि हम जजेस की प्रिपरेटरी क्लासेस को शुरू करवाएं। तो क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इस वक्त डीन हूँ डैनिंग लॉ स्कूल में, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हूँ। तो वहाँ मैंने एक कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया है जो सिविल जजेस की तैयारी करवाता है। और उसके साथ साथ मैंने टारगेट ये रखा हुआ है कि जब प्रोसिक्यूटर बनने की कोई पोजीशन खाली होती है आने वाले टाइम में, तो मैं जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ वो उस एग्ज़ाम को भी पास कर ले। इसी तरीके से एक और पोजीशन है लॉ इंस्पेक्टर्स की, वो भी वकीलों में से लिए जा रहे हैं, ग्रेड 16 में होते हैं। उनका क्या रोल होता है? उनका रोल ये होता है कि वो पुलिस स्टेशन में या एसएसपी के ऑफिस में एक एडवाइजरी रोल अदा कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे एडवाइज दैट दिस इज दैट पर्टिकुलर job is to be done like that. So they highlight the relevant law, they highlight the relevant case law and guide के इस काम को ऐसे करो। तो वो बड़ा
एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वैसा हो रहा है। तो मैं जो सिविल जजेस की प्रिपरेशन करा रहा हूँ उसमें इस बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि अगर सिविल जजेस की पोजीशन आने में 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं तो, और प्रोसिक्यूटर की पहली आ जाती है, तो प्रोसिक्यूटर में एक एग्ज़ाम में वो बैठ जाएं और वो प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम पास कर तो लें। ऐसी प्रिपरेशन आप करवा रहे हैं कि दोनों चीज़ें दोनों एकोमोडेट हो सकें। तीनों को हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ इंस्पेक्टर को भी, प्रोसिक्यूटर को भी और सिविल जज को भी। ऐसी हमारी प्रिपरेशन का टारगेट कुछ ये है। नेक्स्ट, कि क्या सिर्फ जुडिशल मैजिस्ट्रेट ही बना जा सकता है या इसके बाद, क्योंकि इसकी एक एज लिमिट है आई थिंक 32 ईयर्स, 32 ईयर्स, अगर वो कोई क्रॉस कर जाता है या उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता या वो मैजिस्ट्रेट नहीं बनना चाहता, तो क्या इसके ऊपर डायरेक्ट एडीजेस डीजेस बना जा सकता है या नहीं? देखें, सिंध के अंदर एडीजे डायरेक्ट बनते हैं, 33% कोटा है जो बार से लिया जाता है। तो हमारे यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ग्रेड 20 की एक पोजीशन जो है उसके ऊपर डायरेक्ट एडीजे बनते हैं। मैं भी ये वाला कोर्स करवा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं उसको भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और वो प्रिपरेशन भी करवाऊँगा। क्वेटा के अंदर सेशन जज भी डायरेक्ट लिया जाता है, लेकिन हमारे प्रोविंस में सेशन जज डायरेक्ट नहीं लिया जाता, वो सब एडीजे से प्रमोट होते हैं। तो हमारे पास तीन एरियाज़ हैं, 3 टाइम्स हैं। एक सिविल जज बन सकता है, एडिशनल सेशन जज बन सकता है, फिर एक वकील डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो 3 जगह पे एक सुप्रीम कोर्ट वकील का को, भी टेक्निकली बन सकता है बट अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, अनप्रेसिडेंटेड, तो वो भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ, बन सकता है, वो भी नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से जजेस मिल जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं इनके लिए। तो एडीजेस का क्या क्राइटेरिया है? एडीजे का अभी तक तो यही था कि 6 साल उसके पास एक्सपीरियंस हो। तो 6 साल का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी इसी तरीके से 3 एग्ज़ाम पास करेगा, एक स्क्रीनिंग, फिर सब्जेक्टिव, फिर इंटरव्यू। तो तरीकाकार उसका भी वही है। अच्छा सर, ये कहा जाता है अक्सर के सिफारिश के बगैर आप पाकिस्तान में खासकर जुडिशरी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये किस हद तक सच है कि सिफारिश का क्या एलिमेंट रहता है? सिफारिश एक बहुत अहम रोल है सिफारिश का, और मैं तो कहता हूँ अगर मुझे कोई अपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा तो मैं यकीनन सिफारिश को बड़ी अहमियत दूंगा। और मेरे ख़्याल में सिफारिश आपका लिबास है। आप क्या लिबास, आपका बोलने का अंदाज़ आपकी सिफारिश है, आपका इल्म आपकी सिफारिश है? तो बस आपके अंकल आपकी सिफारिश ना बने, बस आपके चचा आपकी ना बने, वालिद आपकी सिफारिश ना बने, वो कमज़ोर सिफारिश है। आपकी का इल्म, आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़, आपके सोचने का अंदाज़, आपके इरादे, वो सिफारिश है। वो सिफारिश हर शरीफ आदमी को पसंद आएगी और उस सिफारिश पे वो आपको अपॉइंट करेगा। ये सिफारिश सर कम ही मिलती है, दूसरी सिफारिश हमें, कमज़ोर सिफारिश हमें ज़्यादा मिल जाती है अक्सर। तो उसका कोई एलिमेंट रहता है अपॉइंटमेंट्स में? मोहतरम निज़ाम साहब को अगर बेहतर करना है तो उस वाली सिफारिश को खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि हमारे जुडिशल सिस्टम में सो फार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज़ कंसर्न, तो यहाँ सिफारिश का कल्चर ज़रा कम है। और मुझे याद है कि जब हम 1993 के अंदर अपॉइंट हुए थे, 17 लोग अपॉइंट हुए थे, तो मेरा दोस्त मुझसे पूछता है तेरी कोई सिफारिश थी? मैंने कहा नहीं। कहता यार मेरी भी नहीं थी, हम हो कैसे गए हैं? तो वो हम एक दूसरे से सारे परेशान थे कि हम कैसे हो गए हैं, हम हो कैसे गए, ये जज तो पता नहीं कौन बनता है। तो बहरहाल वो एक मेहनत का एलिमेंट भी है और उसको हराना इतना आसान काम नहीं है। तो कम से कम एक पर्टिकुलर लेवल तक तो हम अपनी मेहनत की स्क्रीनिंग बलबूते, तो पास करनी है। स्क्रीनिंग क्या मतलब, एक है मैं सिविल जज भी बन सकता हूँ अपनी मेहनत के बलबूते पे, मैं एडीजे भी बन सकता हूँ। तो यहाँ तक बहरहाल मेरिट काफ़ी हद तक वो की जाती है। कोई 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ हालात डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिफारिश हमारे जुडिशल सिस्टम में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर ये एलिमेंट ना होने के बराबर है। अच्छा सर, एक डायरेक्ट एलिवेशन का कॉन्सेप्ट, हम मैक्सिमम ये चीज़ देखते हैं कि हाई कोर्ट में डायरेक्ट एलिवेशंस हो रही होती हैं और वो
किस बेस पे हो रही होती हैं ये हम सबको पता है, फेस वैल्यू एंड जान पहचान, ऑब्वियसली बिकॉज हाई कोर्ट एक बंदे को देख रही है, उसी को एलिवेट कर सकती है, उसके अलावा कितना ही कोई कॉम्पिटेंट क्यों ना उसे नहीं हो सकता। तो आपका एलिवेशन पे, डायरेक्ट एलिवेशन पे हाई कोर्ट की आप क्या कहते हैं कि होनी चाहिए या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ज़्यादातर प्रेफरेंस होनी चाहिए? मैं कुछ अरसा हाई कोर्ट में सर्व किया है, मुख्तलिफ पोजीशंस पे, एडिशनल रजिस्ट्रार, रिसर्च ऑफिसर। तो जब मुझे पुराने जजेस, मेरा अभी वाले जजेस से मेरा नहीं इतना वास्ता, लेकिन पुराने जो जजेस थे वो, उनको एक थोड़ी सी हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से शिकायत थी कि वो कहते थे कि दे आर टू कंजर्वेटिव, सो दे स्ट्रिक्टली फॉलो कोई एक ऐसा प्रिंसिपल, उनको बस जो जहन में बैठ गया उससे हिलना नहीं है। तो कहीं ये सब्सटेंशियल जस्टिस से बड़े डरते हैं देते हुए, तो ये प्रोसीजरल जस्टिस और प्रोसीजरल इश्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो कुछ तरह सा एक इशू ये है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लोगों का ज़रा सा लिबरल नहीं होते, एडवोकेट्स भी कोई ज़्यादा खुश नहीं होते। तो अगर वो वाला एलिमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस में बेहतर हो जाए तो शायद ये जो प्रमोशन का रेशो अभी 80% बार से और 20% डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से है, ये कुछ बेहतर हो सकता डू यू है। एग्री कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? करता है, नज़र आ रहा है बिल्कुल करता है कि ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, एग्जैक्टली क्राइटेरिया होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर तो जब अभी सुप्रीम कोर्ट और कुछ अरसे पहले क्राइटेरिया रूल्स बनाओ, क्राइटेरिया बनाओ, तो मैंने तो बल्कि एक प्रपोज़ल बनाया भी था और कुछ दोस्तों से शेयर भी किया था, कुछ मेंबर्स से भी शेयर किया था, कमीशन का जो मेंबर्स होते हैं कमीशन के। और मैं तो मेरा तो ख़्याल ये था कि हर काम को लिख दिया जाए कि इस खूबी, ये खूबी होनी चाहिए और इसके 5% मार्क्स हैं। मेरा तो उसमें ख़्याल ये था कि कुछ ना कुछ खूबियाँ या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको हम हाईलाइट करें कि इतने जजमेंट किए हुए हों, इतने रिसर्च पेपर किए हुए हों, इतनी प्रो बोनो की हुई हो। और इस तरीके से मैंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, और हर एक के आगे परसेंटेज लिखी थी कि इस बात को इतना परसेंट दिया जाए, इस बात को इतना परसेंट वेटेज दिया जाए, हर चीज़ की वेटेज लिखी थी। लेकिन वेटेज लिखने का मतलब ये हो गया कि फिर हम वेटेज के ऊपर जाएंगे, तो अगर मुझे ये बच्चा अच्छा लगता है तो फिर इसमें तो वेटेज नहीं है, तो फिर मुझे इसको अपॉइंट करने में थोड़ी सी दुश्वारी भी हो सकती है, तो फिर मैं उस तरफ जाऊंगा। अच्छा, जो हम कहते हैं कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, और कुछ अरसे पहले एक बड़ी एफर्ट्स भी हुई कि कुछ रूल्स बना लिए जाएं, और बहुत अरसे तक वो मीटिंग नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि रूल्स बनने चाहिए थे, पहले भी होने चाहिए थे, और कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए था। अभी रूल्स बने हैं, लेकिन उसको अभी फर्दर भी मेरे ख़्याल में वो शायद जल्दी में बन गए हैं, उसको और बेहतर होने की ज़रूरत है, और क्राइटेरिया क्वांटिफाई होने की ज़रूरत है कि कौन सी खूबी है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा जज लिया है। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है? मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा है, तो मतलब क्या पढ़ा लिखा, क्या पीएचडी किया हुआ है, कोई क्वांटिफाई हो जाए कि क्या पढ़ा लिखा। बहुत अच्छे ऑर्डर लिखता है, ऑर्डर अच्छा ऑर्डर या बहुत अच्छा ऑर्डर लिखने का क्राइटेरिया क्या है कि उसने फैक्ट्स अच्छी तरीके से लिखे, या उसने कोई नेशनल लेजिस्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, या उसने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बहुत अच्छी या तरीके से अंग्रेजी डिस्कस अच्छी किया, लिखी है? या अंग्रेज़ी अच्छी लिखी है या बुरी लिखी है, राइट क्लिक कर करके मुश्किल अल्फाज डाल दिए हैं। तो कोई क्राइटेरिया तो कुछ होना चाहिए ना। एक आदमी वकील में से जज बन रहा है, वो प्रेसिडेंट रहा है, तो ये देख लिया जाए बहसीत प्रेसिडेंट उसने ऐसा क्या किया, क्या प्रोग्रेसिव अप्रोच थी कि बार उससे अच्छी हुई। अगर उसकी वो अप्रोच अच्छी है कि उसने अपनी प्रेसिडेंटशिप के अंदर बार के लिए बहुत अच्छे काम किए, तो आने वाले टाइम के अंदर जब वो जुडिशल सिस्टम का पार्ट बनेगा तो वो जुडिशरी के लिए भी अच्छे काम करेगा। तो कुछ क्राइटेरिया फिक्स करने की ज़रूरत है। ये कह देना कि जो प्रेसिडेंट होगा उसमें से ले लो, जो एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल को उसमें से ले लो, उनके पास तजर्बा है। भाई उन्होंने क्या किया, अपने काम क्या ड्यूरिंग किया दैट अपने टेन्योर। उस टेन्योर, उसे कहीं क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। अगर हम कर लेंगे तो वाकई बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंस लोगों का हम इस इदारे को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, जुडिशरी को ज्वाइन करेंगे, और ये जो डिले है, ये डिले वाला कॉन्सेप्ट किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर्स।
आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि प्रोसिक्यूटर्स की भी तैयारी आप साथ करवाते हैं, उसमें क्या चीज़ें उस टेस्ट में पूछी जाती हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है प्रोसिक्यूटर बनने का, और वो टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होता है? अच्छा, प्रोसिक्यूटर बनने का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है जज बनने के हवाले से। जज के लिए तो 3 एक कमेटी बन जाती है और वो कमेटी हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है, वही सारा इंटरव्यू और सारी प्लानिंग करते हैं। जबकि जब प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आते हैं और उसमें भी कमेटी बनती है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का भी एक आदमी होता है, लेकिन जो कमीशन है उसके भी लोग होते हैं। टेक्निकल आदमी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का एक होता है, लेकिन दूसरे होते हैं, तो उसकी भी एक टेस्ट होते हैं, और वो एक टेस्ट नहीं, वो एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं उस पे। तो वो पास करें, फिर पास करने के बाद फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। कंपैरेटिवली वो आसान होता है। आसान इसलिए होता है कि उसमें कम से कम एक आदमी को पता है कि आई विल बी आस्क्ड अबाउट द क्रिमिनल लॉ, तो वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड चीज़ों को ज़रा सा ज़्यादा तैयारी कर सिविल का लेता उसमें कुछ नहीं पूछा है। जाता। सिविल नहीं पता, फैमिली माइनस, सिविल माइनस, रेंट लॉ माइनस, कॉन्स्टिट्यूशन को भी किसी हद तक वो नहीं है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें वो क्रिमिनल की पूछी जाती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पीपीसी हो गया, स्पेशल कुछ लॉज हो गए, उनके बारे में पूछा जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स कभी मैसेज भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि लॉ के बाद सीएसएस करना, इसमें क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट आपकी नज़र में, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस एरिया? अच्छा, लॉ के बाद वो करना, सीएसएस करना, मुझे इसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपने मतलब आप तय ही नहीं कर पा रहे कि मैं पहले करना लॉ क्या है? करना क्या है। आप 4 साल आपने, 5 साल इंटर के बाद 5 साल आपने यहाँ लगा दिए, और फिर उसके बाद आप सीएसएस की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा हमें डिटर्मिनेशन तो होना, यानी मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। जब मुझे नहीं पता तो मैं कन्फ्यूज़ रहूँगा और मैं शायद मेरी कामयाबी के चांसेस कम होंगे। वो एक अलग बात है। कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि लॉ कर लिया और अब मुझे वहाँ पे कुछ मैं अचीव नहीं कर पा रहा, तो चलो अब कुछ याद-वाद करके या कोई और तरीक़ेकार को इख्तियार करके किसी तरीके से एग्ज़ाम को पास कर लूँ सर्विसेज में आ और जाओ, सर्विसेज़ में आ जाऊँ और गाड़ी मिले, साहब भी मिले। साहब। साहब भी आ साहब तो गए। सर खैर साहब जुडिशरी में तो भी आ जाता है, बट वो साहब भी आ गए। तो वो फिर वो सिस्टम के पता नहीं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं या सिस्टम उनका डिपेंडेंट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। आखिरी सवाल सर, मुझसे अक्सर ये भी पूछा जाता है, खासकर फीमेल्स मुझसे ये पूछती हैं कि फीमेल्स के लिए लीगल प्रोफेशन कैसा है? इज़ इट सेफ? बच्चियों के लिए लीगल प्रोफेशन अच्छा है, इस क्योंकि इनके पास स्पेस है। तो ख़ास तौर पे सर्विस वाले एरिया में, जो हम कहते हैं कि फैमिली जज बन जाए, मेरे ख़्याल में इससे अच्छा एक ख़ातून के लिए इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं होगा कोई। और बल्कि मैं तो बताऊँ आपको कि 2018 के अंदर शायद प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट वो लॉ इंस्पेक्टर्स अपॉइंट हुई थी बच्चियाँ। उसमें बहुत सारी बच्चियाँ थी और सारी बिल्कुल रीसेंट पास के अंदर उन्होंने लॉ पास किया था और मेहनत करके वो लॉ इंस्पेक्टर बन गई। तो मुझे उनको ट्रेनिंग देने का इत्तेफाक हुआ, हमारी एकेडमी में आई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि अब तुमने यहाँ टिकना नहीं है, तुमने अटेम्प्ट करनी है। और उनमें से 3 लड़कियाँ, लास्ट वाले जो जजेस बने हैं उनमें से 3 लड़कियाँ, 2 हैं या 3 लड़कियाँ इंस्पेक्टर्स थीं, वो सिविल जज बन गई हैं। तो उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। मैं क्योंकि उनके अंदर बड़ा करंट था और बड़ा उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लॉ की बहुत अच्छी थी, मेहनती थी। तो मैंने उनको एडवाइस, सबको ये एडवाइस किया था कि कोशिश करो, ये अच्छा है कि तुम्हें ये मिल गया। अब 16 से एक 18 एक वो ऑनर की बात भी है कि एक और अच्छे प्रोफेशन में चले गए। तो ये जो उम्र का ये हिस्सा होता है, इसमें आदमी को प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ और चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और उन बच्चियों ने की और वो इंस्पेक्टर से सिविल जज बनी। इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन या नॉर्मल प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट्स इज सेफ फॉर फीमेल्स? कुछ डिफरेंस है? कॉर्पोरेट साइड पे बहुत सारी बच्चियां काम कर रही हैं क्योंकि वो ऑफिस वर्क है ज़्यादातर, तो वो बेहतर है। अच्छा, फिर ऐसा ये है कि थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारा जो इन्वायरमेंट है, कितनी भीड़ है वहाँ पे, कितने मसाइल हैं, थोड़ी सी बच्चियाँ कंफर्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगी नहीं तो काम नहीं सीख पाएंगी। तो जाना भी है, बस औरत को अंदर से ख़ुद मजबूत भी होना चाहिए। और अगर तो सिस्टम में रहना है
और सिविल जज भी उसी वक्त बनेगी ना 2 साल प्रैक्टिस करे जैसे आज के कानून के मुताबिक। और जब तक वो सिविल जज बनने से जब बनती है तो सवाल कभी-कभी इस नौइयत के होते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला ये असेस करने की कोशिश करता है कि तुम कोर्ट कभी गई हो, कोर्ट गई हो तो कौन सी कोर्ट गई हो, कौन सी कोर्ट गई हो तो किस किस्म के केस चलाए हैं, वो केस कैसे चलाया। तो वो तो जब तक पढ़ के नहीं पता चलना, वो तो जब तक मैं जाके करूँगा नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये काम कैसे किया है। तो ज़रूरी है वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बच्चियों को थोड़े दिन जाएं, मिल के 2-3 मिल के जाएं, लेकिन जाएं और फिर कोशिश करें कि अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढें, फिर उस तरफ कॉर्पोरेट साइड हो गई या सर्विसेज वाली साइड हो गई, इनको ऑप्ट करने की कोशिश करें ताकि आराम से फिर बाद में 2 साल 3 साल की मेहनत के बाद वो किसी जगह सेटल हो जाएं, कहीं फिक्स हो जाएं। सर, स्टूडेंट्स के लिए या यंग लॉयर्स के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो अपनी लीगल एनालिसिस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ये जो सीनियर वकील होता है ना, जो आपका इमीडिएट बॉस होता है, वो आपको एक प्रॉब्लम दे देता है, इस पे ज़रा सा वर्कआउट कर लो। आप खुद सोचना शुरू हो जाते हैं, अच्छा देखो कभी-कभी मुझ में वो विज़डम है और मेरे पास वो आइडिया है कि इस काम को कैसे किया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा तुम इन काले बालों के साथ बोरो करो विज़डम। और उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर किताब निकालो कि कौन सा कानून एप्लीकेबल है, उसके सेक्शन को पढ़ो, उसके सेक्शन के पढ़ने के बाद उसके मुतालिक केस लॉ निकालो और फिर उसके पास अपने सीनियर के पास जाओ कि दीज आर माई एनालिसिस, I found 3 provision of law on this point and there are 4 judgment which interpret this particular issue. तो उसने जब जाएगा अपने सीनियर के पास लॉ, केस लॉ, उसमें कनेक्टिविटी करेगा, फिर जाके सीनियर को बताएगा तो उसको मज़े आएंगे। अदरवाइज़ वो कहेगा मेरा ख्याल ऐसा और मेरा ख्याल ऐसा और फलाने ने ऐसा किया था, हैविंग नो वेट। तो पहले हम रिसर्च जब करते हैं ना, रिसर्च में पहले डेटा कलेक्ट करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। आईओ भी रिसर्च करता है और डेटा कलेक्ट करता है, स्टेटमेंट 161, एफआईआर, मेमो, एक्सपर्ट की रिपोर्ट, ये सब डेटा है, ये सारी इंफॉर्मेशन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन ही कंक्लूड, और वो कंक्लूजन 173। इसी तरीके से एक वकील जब अपना केस बनाता है तो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर अपने सीनियर को कहता है वो क्लाइंट के ये इश्यूज़ हैं, इस इश्यूज़ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है और इस सेक्शन के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो इस पे केस लॉ ये है कि इतनी क्वांटम ऑफ एविडेंस चाहिए। तो अपने सीनियर को जब वो इस किस्म के एनालिसिस करके दिखाएगा, बताएगा, तो प्लेंट भी अच्छी बन जाएगी, केस भी अच्छी से जीत जाएगा वो। तो थोड़ा सा ये लैग करता है हमारे यहाँ सिस्टम में। क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वकील साहब जूनियर भी और सीनियर भी, अब तो मिड लेवल का, वो भी कंप्यूटर को कह देता है कि तुम ही बना दो। और एक अहमद साहब की बनी हुई है प्लेंट, अहमद साहब में जमील साहब का नाम लिख दिया है, उन्हीं को फैक्ट्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया। तो हम वो ज़रा सा वो लैग करते चले जा रहे हैं। तो फिर मैं जब खुद करता नहीं हूँ तो फिर जजमेंट्स को भी मैं उस तरीके से नहीं जज साहब को पेश कर पा रहा हूँ, दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े से अपनी तैयारी अच्छी नहीं की हुई। जूनियर वकील सीनियर वकील को लॉ ढूंढे, केस लॉ ढूंढे, 2 सफ़े लिख के अपने सीनियर को दे दे, देखो 3 महीने के बाद वो कहेगा बेटा जाके ये केस तुम खुद चलाना, तुम तो मुझसे ज़्यादा तुमने इस पे वर्कआउट कर लिया, अब ये तुम चलाना। सीनियर कहेगा मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पता, इसने तो सब वर्कआउट किया हुआ है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। तो छोटी छोटी एप्लीकेशंस में वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि आपके एनालिसिस अच्छे थे, आपने पॉइंट को समझा, उससे मुतालिक लॉ निकाला, उससे मुतालिक केस लॉ निकाला। लॉ उस मुतालिक नहीं था, आपने पीछे ढूंढ ढूंढ के निकाला कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन इस पॉइंट पे मौजूद है, आपने इंडिया का केस लॉ निकाला है। तो फिर जब आपने मेहनत की होगी तो आर्गूमेंट आप अच्छे कर पाओगे या आपका सीनियर अच्छा कर पाएगा। Exactly, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा अपना इंटरेस्ट है, आउट ऑफ द टॉपिक है कम्प्लीटली, बट मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आप राइट पर्सन हैं। एक कस्टडी केसेस में जो फैमिली बच्चों की कस्टडी होती है, माँ बाप को एक कस्टडी किसी एक के पास होती है, फॉर एग्जांपल फादर के पास,
एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है हैबियस कॉर्पस के अंडर सेक्शन 491, तो क्या ये मेंटेनेबल है? क्योंकि एक क्रिमिनल लॉ फैमिली मैटर इन माय ओपिनियन ये नहीं होनी चाहिए, बट एट दी सिमिलर टाइम पे हम ये भी देख रहे होते हैं कि कोर्ट्स इसको अलाउ भी कर रही होती हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? देखिए, हाई कोर्ट के बेशुमार जजमेंट हमारे पास ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पे मियाँ बीवी या वालदैन के दरमियान बच्चों की कस्टडी का इशू है, तो उसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन मौजूद है, और गार्जियन एंड वार्ड का के तहत टेम्परेरी कस्टडी और परमानेंट कस्टडी का, तो वो 491 वाले को डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि इसको आप फैमिली कोर्ट में लेके जाएं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो हाई कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू सही है। बाप बच्चे को अगवा नहीं कर सकता। अनलॉफुल कस्टडी इज रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 491 के. अनलॉफुल डिटेंशन, तो बाप तो नेचुरल गार्जियन है, एग्जैक्टली तो अनलॉफुल कस्टडी नहीं हुई। माँ ठीक है, नेचुरल गार्जियन नहीं है, लेकिन माँ है, वो भी अनलॉफुल कस्टडी नहीं हुई। तो दोनों के पास वो कस्टडी लॉफुल कस्टडी है, ठीक है ना। अब ये दोनों 491 में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो पुलिस बच्चा एक हाथ इधर से खींचा जा रहा है, दूसरा हाथ बाप खींच रहा है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। कानून जब स्पेशल लेजिस्लेशन मौजूद है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की शक्ल में, उसके अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है, स्पेशल कोर्ट एग्जिस्ट करती है जैसे हम फैमिली कोर्ट कहते हैं, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी उसकी मेंटल हेल्थ पे भी असर करेगा। सर, बट आई हैव सीन सम जजेस, ऑब्वियसली एडीजे लेवल या डीजे लेवल, एडीजेस नॉर्मली वो इसको अलाउ भी कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में इंटरम कस्टडी भी ग्रांट हो रही होती है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो वो क्यों करते हैं ऐसा? रुझान क्यों है ये? वो शायद बेहतर तौर से उनको केस प्रेजेंट ना किया गया हो। जज भी इंसान है, गलती भी हो सकती है, कुछ मालूम ना हो चीज़ों का है, और वो उसको उसी अंदाज में देख रहा है कि ये इलीगल कस्टडी है, उसे अनलॉफुल कस्टडी तस्वुर कर रहा हो, इंटरप्रिटेशन ही है ना। तो ये तो मेरा ख्याल है ना कि बाप उसको नहीं कर सकता। मैं एक कोई मूवी देख रहा था, इंडियन मूवी थी, बाप ने बच्चे को अगवा करवाया था, तो इनफैक्ट जो कस्टडी थी वो जो उसकी कस्टडी थी वो तो बाप के कहने पे ए के पास थी। तो अब हो भी सकता है तो अनलॉफुल हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मली जो इस किस्म के जो झगड़े आ रहे हैं वहाँ पे 491 में जो ख़ास तौर पे आ रहे हैं उसमें अपेरेंटली ऐसा नहीं होता। 99% ऐसा नहीं होता। 99% केसेस को फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए, गार्जियन एंड वार्ड की तरफ जाना चाहिए। जज साहिबान को इसको ज़रा गौर व फिक्र से देखना चाहिए। ये फैमिली डिस्प्यूट है और इसको फैमिली डिस्प्यूट ही रखा जाए तो अच्छा है। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम दिया। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, या जो नए लोग प्रोफेशन में आ रहे हैं उनको एक पाथ इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ हद तक उन्हें मिलेगा। थैंक यू अगेन आपके टाइम के लिए। व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज उनको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।